नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश में इस वक्त चुनावों का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कब करेगा, यह सवाल सभी के मन में है। लेकिन उससे पहले चुनावों को लेकर कई सवाल देश में खड़े हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम, एक देश एक चुनाव, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इलेक्टोरल बॉन्ड, ऐसे कई मुद्दों पर इस वक्त सवाल खड़े हुए हैं। और इन तमाम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, और साथ साथ चुनाव आयोग भी। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग में 2 नए चुनाव आयुक्तों को आज मोदी सरकार ने नियुक्त कर दिया है। वहीं आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने एक देश एक चुनाव पर अपनी लंबी चौड़ी 18,000 पन्नों की रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इस रिपोर्ट पर भी कई किस्म के सवाल खड़े हुए हैं। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का मसला भी तूल पकड़ रहा है। कल राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए और आज दिल्ली में फिर से कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के लोगों ने ईवीएम के खिलाफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जी हां, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक सभा की है आज ईवीएम के खिलाफ। दरअसल चुनाव से पहले ही चुनाव के तरीकों पर उठ रहे सवालों से मोदी सरकार घिर गई है और इसमें बीजेपी की हालत कमजोर हो रही है। वहीं राहुल गांधी का दम पूरब से लेकर पश्चिम तक नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर से चली उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब महाराष्ट्र में है और यहां हर दिन राहुल के साथ लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी नासिक में थे, जहां उनकी रैली में भारी भीड़ नजर आई। इससे पहले सुबह शरद पवार और संजय राउत की मौजूदगी में राहुल गांधी ने एक सभा भी की, जिसमें किसानों के सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने बताया कि कुछ लोगों के हजारों करोड़ माफ करने वाली मोदी सरकार किसानों का कैसा शोषण कर रही है। आज राहुल गांधी ने किसानों के लिए कांग्रेस की गारंटी भी पेश कर दी है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं किसानों को लेकर। मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। तो बात चाहे महाराष्ट्र की हो या बात चाहे दिल्ली की हो, दिल्ली में या महाराष्ट्र में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है, और यह कहना है, यह दावा पेश करना है राहुल गांधी का। इसके अलावा राहुल गांधी ने ट्वीट कर बताया भी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश मंजूर करने से लेकर किसानों की कर्ज माफी और आयात निर्यात की नीति से लेकर जीएसटी तक तमाम तरीकों से किसानों को राहत देने की योजना कांग्रेस ने बना ली है। और हमारी सरकार यानी इंडिया की सरकार जैसे आएगी, हम इन तमाम राहत देने वाली योजनाओं को अमल में ले आएंगे। इससे पहले युवाओं और महिलाओं और आदिवासियों के लिए कांग्रेस ऐसी ही घोषणाएं कर चुकी है। यानी कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ साथ चुनावी तैयारी भी करती चली जा रही है, और जिसकी बानगी हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी चुनावों में ऐसा क्या करेगी कि उसे 370 यानी आर्टिकल 370 की बात जो होती है, उसी से जुड़ा हुआ 370 सीटों की बात यहां बीजेपी कर रही है। और क्या 370 सीटें या उससे अधिक सीटें मिल जाएं, इसके लिए बीजेपी जो कुछ कर रही है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर बीजेपी कर क्या रही है कि इतनी सीटें आ जाएंगी। पिछली दफा आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद की नाव पर सवार आंधी में उड़ते हुए मोदी जी ने 303 सीटें बीजेपी को दिला दी थी, या बीजेपी को देश की जनता ने दे दिए। लेकिन क्या अब 370 सीटें बीजेपी की आएंगी और कैसे आएंगी, इसका खुलासा कहीं भी बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी उस दावे को कहीं से यह नहीं कर रही है। आप पूछिए बीजेपी के लोगों से कि आखिर 370 सीटें कहां से आएंगी, तो वो मोदी जी के आजू बाजू में घूमते हुए उनकी ही बातें करते हुए नजर आएंगे। यानी कि उनके एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो 370 सीटें ले आएंगे। मोदी केवल अपनी गारंटियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, मगर धरातल पर तो यही नजर आ रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के जरिए मनमानी कर चुनाव करवाने की तैयारी में है। ऐसा यहां इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज जिस तरह से चुनाव आयुक्तों को मोदी सरकार ने आनन फानन में नियुक्त कर दिया है,
उस पर अब सभी सवाल कर रहे हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 खत्म करवाने से लेकर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का खाका तैयार करने वाले आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार अब रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्हें आज चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसी तरह सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इस पद पर उन्हें गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ही रखा गया था। यानी एक बार फिर मोदी सरकार ने मनमानी की कोशिश की है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने इन नामों पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। जी हां, अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों नामों पर असहमति दर्ज कराई है और उन्होंने कहा है कि जब इनसे कहा कि इस कमेटी में मैं भी हूं और किन किन नामों पर विचार करना है, तो मेरे पास कल रात 212 नामों की सूची उनके बायोडाटा के साथ भेजी जाती है। कल रात 12 बजे रात को 212 नामों की सूची। हाई प्रोफाइल कमेटी है, प्रधानमंत्री उसके सर्वे सर्वा है, अध्यक्ष हैं उस कमेटी के, और उनके अलावा इस कमेटी में आज देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे और अधीर रंजन चौधरी थे। तो अर्जुन राम मेघवाल और प्रधानमंत्री एक तरफ और अधीर रंजन चौधरी एक तरफ। यही बात तो हम लोग लगातार करते आए हैं। 212 नामों में से तुरंत 2 नाम कैसे फाइनल हो गए? हालांकि इस 212 में एक नाम और आपको याद होगा, मिश्रा जी, याद है? ईडी के पूर्व डायरेक्टर जिनको हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, संजय कुमार मिश्र, तो उनका नाम भी था। खैर, उनका नाम नहीं आया, लेकिन उनका नाम भी इसमें था। अधीर रंजन चौधरी ने बाहर निकलकर, इसी मीटिंग से बाहर निकलकर क्या कुछ बातें रखी हैं मीडिया के सामने, आइए जरा उसको सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है, यहां से चुनाव आयोग कैसे परेशान है, वो सब हम यहां जानेंगे। और चुनाव आयोग मतलब बीजेपी मतलब मोदी जी, मोदी मतलब मोदी सरकार, वो सब जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। सुनिए। जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब की दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े, और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री, और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं या ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गई थी, इसको टाला गया था। जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहां डीजी है ना, उसके लिए बात था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय, तो सुन रहे थे आप। सबसे बड़ी बात कि रात को 12 बजे मैं आया और 212 नामों की सूची मेरे को दी जाती है, और सुबह 12 बजे प्रधानमंत्री के कार्यालय में, हालांकि प्रधानमंत्री के घर पर जो उनका कार्यालय है वहीं पर मीटिंग हुई। और शुरू से ही आप जानते हैं कि ये जो कमेटी है इसमें बहुमत सरकार के पास है, क्योंकि सरकारी पक्ष ही है। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के कैबिनेट का एक सदस्य, और आज कैबिनेट के एक सदस्य में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे उनके साथ में। तो 2 इधर ही है, एक अकेला क्या करेगा? यानी एक अकेले
अधीर रंजन चौधरी यहां करते क्या, असहमति जताई, उसके बाद भी उधर सहमति वाले दो लोग हैं ही। तो चुनाव से पहले चल रही इस उथल पुथल के बीच दोस्तों सबसे बड़ी बात यहां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले जो उथल पुथल चल रही है उस उथल पुथल में एक खबर और भी आई। वो खबर है कि एक देश एक चुनाव के लिए बनाए गए रामनाथ कोविंद पैनल ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रामनाथ कोविंद जानते हैं पूर्व राष्ट्रपति, और उनके पैनल ने कहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने, सुनिए 47, गौर से सुनिए जो बातें आपके सामने रख रहा हूं, 47 पॉलिटिकल पार्टीज में से 32 यानी 32 ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि 47 में से 32 ने कह दिया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, जबकि 15 ने इसका विरोध किया है। यानी यहां भी बहुमत 32, 50% से ज्यादा है ना, 60% कह लें, 70% कह लीजिए। मगर ध्यान देने वाली बात यहां यह है दोस्तों कि जिन दलों ने, जिन पार्टीज ने एक साथ चुनाव का, एक साथ एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जी हां, सिर्फ 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आप जानते हैं देश में आज की तारीख में 6 राष्ट्रीय दल हैं, 6 हैं टोटल, जिसमें से 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं इन 32 में से, जिन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, मतलब एक साथ चुनाव होना चाहिए। अब आइए उन दोनों के नाम भी बता देता हूं। आप समझ गए होंगे पहला नाम किसका हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी, आप बिल्कुल सही समझे। और दूसरा नाम नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, आप जानते हैं मिजोरम। तो ये एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से नेशनल पीपल्स पार्टी क्या है आपको बता दूं, कॉनराड संगमा की पार्टी है ये, जो एनडीए का ही हिस्सा है। और कॉनराड संगमा और बीजेपी दोनों का गठबंधन है, एनडीए का हिस्सा है। लेकिन बाकी अब राष्ट्रीय दलों में से जो बाकी जो 4 हैं, वो 4 कौन कौन से हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया है? वो 4 दल हैं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीआईएम। जी हां, सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी यानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इन 4 दलों ने एक साथ चुनाव कराने का पुरजोर विरोध किया है। मतलब एक देश एक चुनाव के पक्ष में बीजेपी ही है और जो विपक्षी दल हैं वो इसके खिलाफ हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि अब इस रिपोर्ट का भविष्य क्या होता है। लेकिन उससे पहले कल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी दोस्तों, क्योंकि कल फैसला आएगा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो कानून बनाया है वो बरकरार रहता है या फिर फैसला सरकार के खिलाफ आता है। जी हां, क्योंकि जो कानून बनाया गया है, अभी अभी पास करवाया गया, 146 सांसदों को बाहर करके, ये सब कुछ अभी जो विंटर सेशन में हुआ था आपने देखा, और उसी वक्त इस कानून को पास कराया गया। उसमें जो है उस अनुसार ही आज 2 आयुक्तों को यानी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई है। लेकिन क्या ये जो कानून है जिसके तहत ये पैनल है, जो नियुक्ति का पैनल है, प्रधानमंत्री के कैबिनेट का एक नुमाइंदा और एक विपक्ष का नेता सदन में, लोकसभा में, क्या ये नियम जायज है? क्या इस लोकतंत्र के हिसाब से है, हमारे देश के हिसाब से? इस पर फैसला कल आना है। कल सुनवाई होगी, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये, और दूसरी तरफ एक और भी मामला है कल सुप्रीम कोर्ट में। मामला यह है कि कल चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़े भी पेश करने हैं अपनी वेबसाइट पर, और हलफनामा देना होगा सुप्रीम कोर्ट को, बताना होगा कि हां हमने देखिए ये डाल दिया, ये भी 5 बजे शाम तक, जिससे जनता को पता चलेगा कि किस पार्टी को कितने पैसे का चंदा मिला है। यानी कल होने वाले इन खुलासों पर बीजेपी फंसती है या फिर उस पर विपक्ष का शिकंजा और कसता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित रहता है या फिर बीजेपी का। इसी बीच राहुल गांधी ने आज जो बातें कही हैं, एक बात राहुल गांधी की और आपके सामने रखना चाहता हूं, चुनाव आयोग को लेकर, और चुनाव आयोग में उस चुनाव आयुक्त को लेकर अरुण गोयल, जिनका नाम थोड़ा भूल गए थे, अधीर रंजन चौधरी, अपने यहां के पूर्व डीजीपी का नाम ले रहे थे। उस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सुन लीजिए जरा। ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया।
चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया? कोई ना कोई कारण तो होगा। अच्छा, आखिरी बात, यहां पे महिलाएं दिख रही हैं, कम दिख रही हैं मगर दिख रही हैं। तो आज हमने कहा है वो रही आपके लिए आज हमने अनाउंसमेंट की है, हिंदुस्तान की सब गरीब महिलाओं को बैंक अकाउंट में, हर गरीब महिला को बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया हमारी सरकार डालने जा रही है। बात समझ आई? हाँ, समझे? बोलो। साल के क्या करा जा रहा है? महिलाओं को कितना पैसा दिया जाएगा 1 साल में? 1 लाख। जोर से। 1 लाख। इंडिया सरकार 1 लाख रुपए हर गरीब महिला को देगी, ठीक है? बोलो। इंडिया सरकार, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, चलो बोलो। इंडिया की सरकार हर गरीब महिला को सीधा बैंक में। तो ये राहुल का अंदाजे बयां है। आप देख रहे हैं राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लेकिन नुक्कड़ नहीं है ये, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन राहुल गांधी अपनी जीप पर सवार लोगों से ऐसे ही मिलते हैं, अपनी बातें करते हैं। अब उनकी यात्रा जो है समापन पे है। 16 तारीख को इनकी यात्रा इसी महाराष्ट्र में समाप्त हो रही है और 17 तारीख को एक महारैली मुंबई के शिवाजी पार्क में है, जहां 26 दलों को इनवाइट किया गया है, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं। और ये खबर आ रही है कि वो इस यात्रा में, इस समापन की जो रैली है उसमें मौजूद रहेंगी। तो इंडिया इंटैक्ट है। लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ देखें तो चुनाव आयोग की चर्चा हम कर रहे हैं, शुरुआत वहीं से। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कैसे फंसा दिया है, इसकी बात हम यहां रख रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि कैसे यहां कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज का दिन, और आज जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, लेकिन अभी जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं कि आखिर यह भी समझना होगा कि एक चुनाव आयुक्त अचानक आनन फानन में रिजाइन क्यों कर देता है, इस्तीफा क्यों दे देता है। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण का खुलासा कब और कैसे होगा, ये सारे सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों का जवाब खोजेंगे। और 370 सीटों को लाने का जो दावा कर रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी लगातार ये बातें कर रहे हैं, तो किस दम पर, किन तैयारियों के दम पर आखिर बीजेपी यह दावा कर रही है कि इस बार 370 के हम पार कर लेंगे? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या वही सारे कारण हैं कि इतने सारे जो नाम आए, आज 2-2 नाम जिन आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, ज्ञानेश कुमार हैं या सुखबीर सिंह संधू हैं, साथ में राजीव कुमार तो हैं ही, ये तिकड़ी या कुछ और? लेकिन सब कुछ कल सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, राहुल लाल जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, आपके पास खबरें आपके पास बहुत रहती हैं, कांग्रेस से लेकर चुनाव आयोग। और अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो आप दिखाई दे रहे थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, जिसकी चर्चा मैं कर भी रहा हूं, जहां ईवीएम को लेकर एक राजनीतिक दल के लोग और गैर राजनीतिक दलों के लोग भी वहां मौजूद थे और बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी। क्या कुछ ईवीएम को लेकर रणनीति चल रही है? और इसी दिल्ली में किसानों का जत्था भी आज था, जत्था नहीं कहें, हुजूम था आज किसानों का। लेकिन एक खबर कहीं नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आज दिल्ली में एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे जो रामलीला मैदान है वो भरा हुआ था। वो मैदान, किसान वहां अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। लेकिन कहीं कोई खबर सुनी आपने? नहीं सुनी। चलिए हम यहां बता रहे हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि चाहे ईवीएम का मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला की बात कर रहा हूं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, शकील अख्तर जी, हर मामले में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो भी संदेहवाचक, संदेह के साथ। आखिर ऐसा क्यों है शकील जी? क्या कारण है कि इतने संदेह के जो निशान हैं वो इधर ही मोदी सरकार की तरफ ही जाते हैं, तीर उधर ही, उंगलियां उधर ही, क्यों आखिर?
देखिए, आज प्रेस क्लब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और जो अन्य नागरिक क्षेत्र के लोग जो काम करने वाले एक्टिविस्ट होते हैं, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उसमें जो सबसे बड़ी खास बात उन्होंने कही है वो ये कही है कि इस ईवीएम के जरिए मोदी सरकार चुनाव को मैनिपुलेट करना चाह रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। और दिग्विजय सिंह ने आज बड़े सख्त लहजे में कहा, बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि समझ ले वो लोग जो चुनाव को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो ईवीएम के जरिए धांधली करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा मिलेगी। इसलिए हम यहां से सावधान कर रहे हैं उनको कि वो बाज आ जाएं। जी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस समय एक हवा चल रही है और पूरा देश, जनता इस वक्त बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बचकाने तर्क देते हैं कि साहब 14 टेबल लगती हैं और बहुत टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि कहीं लिखा हुआ है कि 14 ही टेबल लगे? आप 28 टेबल लगाइए, आपके पास अधिकारियों कर्मचारियों की कमी नहीं है, आप 32 टेबल लगाइए, आप जितनी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एक साथ गिनती करवाइए उसकी। तो कहने लगे इस तरह के ये बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ महमूद प्राचा जो इस लड़ाई को बहुत शुरू से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह से भी आगे बढ़ के बात कही। उनका कहना था कि मैं कानून की वो धाराएं बता रहा हूं कि जिसने भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करी, वो चाहे चुनाव आयोग के लोग हों या चुनाव संबंधित कार्यों के दूसरे लोग, फांसी की सजा मिलने वाली है उनको। उन्होंने कहा देशद्रोह में आता है ये मामला। उन्होंने कहा इतना गंभीर मामला है इसका, वो अभी तक ये सोच रहे हैं किसी ने छेड़ा नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, पूरी जिंदगी जेलों में सड़ जाएंगे वो लोग। और ये जो सख्त चेतावनियां दिग्विजय सिंह और महमूद प्राचा ने दी है, निश्चित ही रूप से इसका असर होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि करने वाले तो इंसान ही है ना, जो भी करता है ऑपरेट, करवाने वाले चाहे जो हो, लेकिन करने वाले तो कोई ना कोई ऑफिसर है, चाहे किसी भी फील्ड के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी विभाग के हो। और आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव के पहले गडकरी ने ऐसी चेतावनी दी थी जब उनके छापे पड़ रहे थे, वो छापे उनके यहां पड़ना बंद हो गए थे। 2004 के चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े कड़े शब्दों में कहा था। उस वक्त प्रमोद महाजन जो थे वो आज के नेताओं से कम नहीं थे, वो बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि राजनीति अलग है, नेता लोग अलग हैं, मत करने वाले अधिकारी लोग सुन लें। और उसका परिणाम यह हुआ कि सबने अपने हाथ बांध लिए थे। तो आज ये जो चेतावनी दी गई है ये बहुत ही जरूरी थी और हमें लगता है कि इसके परिणाम होंगे। दूसरी बात, आज ये बात बताई गई और ये कहा गया कि लोग ये कहते हैं कि हम इस मामले में क्या कर रहे हैं, ईवीएम के मामले में आज आ गए। ऐसा नहीं है। 2018 में जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तब हमने प्रस्ताव पारित किया था और हम लगातार इसके लिए काम करते रहे। 7 महीने से तो अभी हम चुनाव आयोग से इसके लिए समय मांग रहे हैं। दिग्विजय ने कहा 7 महीने हो गए, चुनाव आयोग हमें समय नहीं दे रहा है और हम नहीं, सारा विपक्ष मांग रहा है। कैसे ये चुनाव विश्वसनीय होंगे, इन चुनावों की विश्वसनीयता क्या होगी? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसानों की आपने बात करी, उसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। वहां का दृश्य देखा नहीं जा रहा था, गंदा सीवर का पानी भर दिया गया था रामलीला मैदान में। कभी ना ऐसा देखा गया, ना सुना गया, ना कोई सोच सकता है कि वो किसान जो अपने घर आने पे, अपने गांव जाने पे सबको खाने को भी देते हैं, पानी भी पिलाते हैं, उनके खेत से लोग गन्ना तोड़ के भी खाते हैं, गाजर मूली तोड़ के भी खाते हैं, पेड़ से अमरूद भी तोड़ लेते हैं, अपने कुएं से खुद खींच के शीतल जल पिलाते हैं। उनके लिए गंदा सीवर का पानी आप भर दोगे ताकि वो खड़े भी ना हो सके वहां पे? जी, बहुत ही शर्मनाक। जो कील कांटे आप बिछा रहे थे, सड़कें खोद रहे थे, अब उससे भी आगे बढ़ गए हैं। आगे और क्या करेंगे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये डेवलपमेंट जो है ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इसीलिए आपने देखा कि जब वो मीटिंग चल रही थी वहां पे ईवीएम हटाओ की प्रेस क्लब में, उसी वक्त ये खबर आई कि 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त भी हो गए। तो दिग्विजय ने कहा कि ये घबराहट है अमित शाह और मोदी जी की, जिसकी वजह से उन्होंने आनन फानन में
जबकि सुप्रीम कोर्ट पे कल से बात होना है। कल ये मामला रखा गया है और आज उन्होंने नियुक्त कर दिए सारे के सारे। तो ये ईवीएम अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है और कांग्रेस के नेताओं का, बाकी सामाजिक संगठनों का और आज जो लोग थे वो सभी पार्टियों के थे, उनमें पत्रकार भी थे, उनमें चढ़ूनी साहब जो है किसान मोर्चे के, वो भी आ नहीं पाए थे इस वजह से, लेकिन वो भी इसके मेंबर हैं जी। तो सब लोगों ने कहा कि इस लड़ाई को हम और आगे ले जाएंगे। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कह ही दिया है इस बात को और बहुत जोर से कहा है। तो पूरा देश इस वक्त ईवीएम के खिलाफ है और ईवीएम के खिलाफ जैसी लड़ाई होगी वो सब लोग देखेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईवीएम की बात, चूंकि आप वहां थे और आपसे जो रिपोर्ट्स है वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स मिलते हैं, तो और भी कुछ जानकारियां आपसे जरूर लूंगा आने वाले अभी अगले राउंड में। लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक राष्ट्र एक चुनाव, और जितने 47 दलों में से 32 दल, 32 में से 2 राष्ट्रीय पार्टियां, 6 टोटल राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और जिसमें से 2 एक बीजेपी और एक मेघालय की पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपल्स फ्रंट पार्टी जो है वो कोनराड संगमा की पार्टी मेघालय की, और ये दोनों राष्ट्रीय दल एक साथ हैं और वही इसके साथ में है, बाकी साथ में नहीं है। 15 दलों ने पुरजोर विरोध किया है, 4 राष्ट्रीय दलों ने पुरजोर विरोध किया है। अब यहां से जैसे ही आज आनंद फानंद में रिपोर्ट आई है तब से यह भी एक कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चुनाव जो हैं वो टाल दिए जाएंगे, क्या एक साथ होगा, ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। खैर उस पर जाएंगे, एक कयास है और कहीं से भी मजबूत वो यहाँ पुख्ता कुछ उस पर दिखाई नहीं देता है कि आगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में, बिहार जैसे छोटे राज्य में, इन राज्यों में अगर 2-2, 3-3 चरणों में आप मतदान करवाते हैं विधानसभा के, देश में ही अगर लोकसभा का चुनाव आप एक नहीं बल्कि 7 चरणों में करवाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव आप 7 चरणों में करवाते हैं, तो फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या ही उम्मीद की जाए। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग पे आते हैं जरा आपसे, आपके जरिए 2 मामला कल है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत जी। एक मामला इन्हीं आयुक्तों, पहले 15 को बैठक होनी थी चुनाव आयुक्तों के लिए, बैठक आज हो गई। 15 तारीख इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मामला है, वो भी है। कितना घिरा हुआ या कितना घेरे हुए सुप्रीम कोर्ट यहां है चुनाव आयोग को। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, पहले तो कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब की रिपोर्ट पे एक बात मैं कह दूं, ये नितांत अगंभीर और गैर जरूरी डिस्कशन है राजीव जी। एक देश एक चुनाव, और ये चुनाव की प्रक्रिया के बीच में बिना मतलब की एक डाइवर्जन है, और ये लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। और इस देश में एक देश एक चुनाव होता था, पहला चुनाव भी वैसे ही था, लेकिन बाद में हर विधानसभा का अलग, बीच में राष्ट्रपति शासन हुए, अलग अलग हो गया। तो ये अब लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है ये इतने साल बाद। और बीजेपी अगर चाहती है कराना तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग करे, महाराष्ट्र की विधानसभा भंग करे, सब जगह की विधानसभाएं भंग करें। तो ये बिना मतलब की डिबेट है, इसका कोई मतलब नहीं है राजीव जी, और ये समय की बर्बादी है। दूसरा कि और ये तब हुआ था जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, और इंडिया गठबंधन की बैठक से मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट जो है उसके लिए ये आनंद फानंद में ये किया गया था जी। इसका कोई मतलब नहीं। इस तरीके के बीजेपी जो है तमाम सारी जो है गैर जरूरी चीजें करती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक पूर्व न्यायाधीश, पूर्व चीफ जस्टिस वेंकटेश्वरैया की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बना दी थी। क्या हुआ उसका? तो ये बिना मतलब की बातें हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है। दूसरी बात की जो इलेक्शन कमीशन है वो गंभीर बात है कि आज अभी नोटिफिकेशन रात तक हो सकता है आ जाए, उनके गजट हो जाए रात तक जी। नाम आ गए हैं ज्ञानेश कुमार के और सुखबीर संधू के, दोनों आईएएस अधिकारी। इनका आप जन्म पत्री बता चुके हैं दोनों की जी। अब सवाल ये कि अगले 48 घंटे में इनके ऊपर दबाव है
कि फुल इलेक्शन कमीशन की बैठक करें, गजट होने के बाद, नोटिफिकेशन होने के बाद वो बैठक करें, जी अब तक की तैयारियों का रिव्यू करें, इलेक्टोरल रोल्स का रिव्यू करें कि वो कैसे बने हैं, जिन मतदाताओं को मतदान करना, कितने चरणों में चुनाव होना है, राज्यों की क्या इनपुट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के क्या इनपुट्स हैं, तमाम सारे जितने इलेक्शन संबंधी जो काम है, ये कोई महामानव है जो ये अगले 2-3 दिन के अंदर ये सारे काम कर लेंगे और एक न्याय संगत फैसला कर लेंगे? संभव ही नहीं है। अगर हेडलाइंस मैनेजमेंट की इलेक्शन- बात है प्रशांत जी, हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है तो 17 तारीख को वहाँ रैली है, बहुत बड़ी रैली है राहुल गांधी और तमाम दलों के। 17 को घोषणा हो जाएगी चुनाव की। जी जी, हाँ हो सकता है। रविवार। मतलब ये इसमें यही सब हेडलाइन टू हेडलाइन में ही चल रहे हैं मोदी साहब की सरकार। तो सवाल ये कि राजीव जी, देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पड़ाव है, मील का पत्थर है, वो चुनाव कराना है। और चुनाव कराने की जो संवैधानिक संस्था है उसमें अस्थिरता है, तो चुनाव कैसे होगा ठीक? और वो भी जिस इलेक्शन कमीशन पे तमाम सवाल खड़े हुए हैं। ईवीएम पे सवाल है, चुनाव आयोग पे सवाल है कि वो चुनाव की तारीखें ऐसी घोषित करता है, इतने चरणों में बनाता है कि वो मोदी साहब की प्रचार व्यवस्था को देखते हुए, तो कब वो ट्रेन को हरी झंडी देना है और उनकी हरी झंडी के अगले दिन जो है वो चुनाव की घोषणा होती है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने की तारीखें, फेजेस चुनाव के, सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट, ये सब अगर आप रूलिंग पार्टी की सुविधा के हिसाब से करेंगे तो आप किस बात के निष्पक्ष चुनाव आयोग हैं? मुझे लगता है राजीव जी, कल तो सुप्रीम कोर्ट में होता है, जजेस के दिमाग में क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जजेस जो है वो कल की जो बेंच है वो कोई बड़ा फैसला तो न करे, लेकिन संज्ञान में क्योंकि ले लिया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि मुकदमा पेंडिंग रहेगा ये पिटीशन, और उसमें सॉलिसिटर जनरल लगातार पेश होते रहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग पर एक नकेल कसेगा। जी, किसी न किसी प्रकार की जवाबदेही जो है सिस्टम के अंदर इलेक्शन कमीशन के लाएगा चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ताकि जनता को विश्वास हो। देखिए, सवाल ये कि हमारे आपका और कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सवाल है कि देश की जनता जो 90 करोड़ मतदाता हैं, वो 90 करोड़ मतदाताओं को वो आश्वस्त हो कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो वोट काउंट हो। जिस सरकार को वो हटाने के लिए वोट कर रहे हैं वो सरकार हट जाए, जिसको बनाने के लिए वोट कर रहे हैं वो सरकार बन जाए। बिल्कुल। ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन इसमें लगातार विफल रहा है, सवालों के घेरों में है। तो कल सुप्रीम कोर्ट पे निगाहें होंगी। और एक आखिरी बात राजीव जी, जिस पे हम अगले राउंड में आएंगे तो और बातें करेंगे। देखिए, साथ साथ एक और घटना जिसकी चर्चा आपने की, इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैम, कल से वो खुलना चालू होगा। और जैसे कल मैंने कहा था कि बहुत बड़ा काम पत्रकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है, अब उसके अलावा एक उसकी झलक केवल मैं आपको बता देता हूं। कोई 8 या 9 ट्रस्ट बन गए जो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाले। उसमें एक फंड है, प्रूडेंट फंड। प्रूडेंट फंड को शुरू में बनाया भारतीय एयरटेल ने, उसके बाद वो ट्रस्ट जो है वो 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं उसको। वो 2 कमरे के एक मकान, एक कोई ऑफिस से सेंट्रल दिल्ली से ऑपरेट होता है। 85% चंदा उस फंड का बीजेपी को गया है। उसकी 2023 की जो आखिरी किस्त है वो 265 करोड़ 256 करोड़ 25 लाख रुपए की बीजेपी को गई है।
और उसके अलावा सेकंड नंबर पे बीआरएस को दिया गया है, तीसरे नंबर पे 90 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर पे YSRCP को दिया गया। अब इसमें ये YSRCP कौन सी कंपनियां इनके पीछे है, 85% क्यों चला गया? और ऐसे जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं राजीव जी, उसमें यह है कि कल उनके पास पैसा आया किसी कॉर्पोरेट से और आज उस ट्रस्ट ने बीजेपी के नाम टेस्ट जो है वो काट दिए चेक। तो ये सब ये बहुत खुलेंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रशांत जी, बहुत सारी चीजें जो हैं उजागर होंगी ऐसे ही 85%। अब देखिए बीजेपी का बता रहे हैं 256 करोड़ 257 करोड़ के बराबर। उसके अलावा बीआरएस और बीजेपी की कितनी मिलीभगत है वो आप जानते हैं। YSRCP जो है वो YSRCP वो भी कहीं ना कहीं मिले हुए सब एक साथ, मतलब आप तेलंगाना की बात कीजिए, आप आंध्र प्रदेश की बात कीजिए या देश में बीजेपी की बात कीजिए, तो कैसे ये चंदे की परत तो अभी खुलनी है और कल इसकी वानगी हम देखेंगे ही। स्क्रीन पे सारी चीज़ें रहेंगी जब अपलोड होंगी, इसीलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कल दो चीज़ें हैं। एक तरफ सुनवाई होनी है जो आज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है, 2 चुनाव आयुक्त। ये दोनों चुनाव आयुक्तों में से एक ज्ञानेश कुमार जो हैं वो 370 से लेकर आर्टिकल 370 हटाने में और उसके अलावा राम मंदिर का खाका तैयार करने में उनका बड़ा योगदान रहा। दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू जो उत्तराखंड काडर के हैं, 88 बैच के, उत्तराखंड के वो चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन पे, ये भी खबर है। और अब रिकमेंडेशन यहां तक है कि वो अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर सीधे आते हैं फिर डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास। जी मैं अपनी बात सेकेंड राउंड में रखूंगा। जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम कर रहे हैं दोस्तों। और डॉक्टर राकेश पाठक जी, चुनाव की घोषणा भी होने वाली है और जैसा कह रहा था मैं कि अगर हेडलाइन मैनेजमेंट की बात है तो 17 तारीख को हम लोग तैयार रहे सुबह से। चुनाव आयोग एक तरफ उधर मुंबई में क्या कुछ हो रहा है, शिवाजी पार्क में कितने दल पहुंचते हैं, राहुल गांधी की सभा, कहा जा रहा है कि एक जोरदार सभा, समापन सभा, और यहीं से इंडिया की ताकत जो है वो दिखाई देगी। लेकिन दूसरी तरफ उस दिन जब किसी न किसी रूप से मजबूरी में ही सही उस रैली की कुछ खबरें दिखाने की बारी आएगी तो हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए। अभी 2 दिन 3 दिन का वक्त है। चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, सारा काम राजीव कुमार अकेले कर ही रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी की तरह। और उसके अलावा सब कुछ हम मुंबई से लेके अभी तक एक राष्ट्र एक चुनाव, मुंबई में इंडिया गठबंधन का नाम फाइनल होता है और उसके बाद वहीं से कुछ और बातें आती हैं जिसमें आज कोविंद आते हैं। बेंगलोर में फाइनल होता है, उसके बाद मुंबई में उसको और आगे बढ़ाया जाता है। तो ये सब हम देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद की कमेटी, लगभग 18,000 पन्नों की रिपोर्ट, पढ़ने में इतना समय लग जाएगा जिससे कम समय में आप चुनाव करवा लेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझूं कि ये जो चुनाव आयोग का मामला है, पहली दफा ऐसा लग रहा है, देश में इतने चुनाव हुए, पहली दफा ऐसा लग रहा है बच्चा भी चुनाव आयोग की तरफ आज की तारीख में उंगली उठा रहा है। जो अभी हमारे साथी शकील अख्तर जी बता रहे थे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज जो बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन एक बात और भी कह रहे थे कि किसानों की रैली थी रामलीला मैदान में और वहां किसान इकट्ठा हो रहे थे। अब वो दिल्ली तक ना आए तो आप कील ठुकवा देते हैं, दीवारें चुनवा देते हैं, लेकिन वहां आने की अनुमति आप देते हैं। वो जिस भी रूट से आए, ट्रैक्टर से नहीं आए लेकिन अपने अलग अलग गाड़ियों से आए, वो बस से, प्लेन से, ट्रेन से, जैसे भी आए, वहां कीचड़ फेंकवा दिया आप। क्या है चुनाव आयोग से लेकर, मतलब तमाम चीजें जिसकी चर्चा हम, जो एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति की चर्चा करते आए हैं, वो तो दिखाई दे रही है। और ऐसे में क्या लगता है आपको कि चुनाव आने वाले वक्त में पारदर्शी तरीके से होंगे? कल राजीव कुमार की एक बाइट हमने सुनवाई थी। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, उनसे तमाम दलों ने कहा है कि पारदर्शिता बढ़ती जाए, इसका ध्यान आप रखिए। चिट्ठी लिख लिख के आप मिल तो रहे नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा, बाकी दलों ने भी, आज हमारे साथी शकील अख्तर जी जो खबर दे रहे हैं वो भी वही बता रहे हैं कि वहां भी यही चर्चा हो रही थी। दिग्विजय सिंह ने भी वही कहा है कि आप मिल नहीं रहे हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये सवालों के घेरे में है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर इस मसले को, जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ाता है, बार बार सॉलिसिटर जनरल को बुलाता है,
तो फंसा हुआ नहीं है तो क्या है, कैसे देखा जाए? डॉक्टर राकेश पाठक जी, थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन चीजें रखनी थी आप तक। निश्चित तौर पर इस वक्त मुद्दे इतने सारे हैं राजीव जी कि सबको एक साथ हमें लेकर चलना ही पड़ता है। प्रशांत जी ने जो जानकारी दी उसमें एक दो चीजों का इजाफा कर देता हूं। हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पत्रकारों के सामने एक चुनौती, एक चैलेंज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे क्या कुछ छुपा है उसको खोजकर लाना है। ये काम रॉयटर्स ने कर दिया है। जो जानकारी प्रशांत जी दे रहे हैं, वो जो प्रूडेंट फंड जो बना है, रॉयटर्स ने उसकी पूरी पड़ताल करके खबर पेश कर दी है। जरा वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, थोड़ा आसान होगा। हाँ, रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, सबसे बड़ी में से एक, मेरे ख्याल से न्यूज एजेंसी है, सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। और उसने खोज खबर निकाल कर दुनिया के सामने रख दी है कि किस तरह हुआ। और उसमें प्रशांत जी मजेदार बात यह है कि जिस प्रूडेंट फंड की बात आप कर रहे हैं, 200 करोड़ रुपए उसने दिए हैं, उससे पैसा दिया था आधार पूनावाला की कंपनी सीरम, जिसने वैक्सीन बनाई थी। और रॉयटर्स ने पूरी डेट तारीखों के साथ हर चीज सामने रखी है कि जब दुनिया कोविड से परेशान थी तब कौन कौन सी कंपनियां थी जिनकी गुल्लक भर रही थी, जिनका खजाना दिन दूना रात चौगुना शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ रहा था। उनमें से एक आधार पूनावाला की कंपनी है जिसने प्रूडेंट फंड को पैसा दिया 52 करोड़ रुपए। और वो प्रूडेंट फंड के पास जितना आया था उसमें से आपने शायद 85 कहा है, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक 75% फंड बीजेपी को चला गया। उसमें तो कल के बाद और कर देता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आधार पूनावाला दोस्तों आप जानते हैं कोविड काल में, कोरोना के समय में कोविशील्ड जो वैक्सीन और जिसको एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस दिया गया था, वही दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी वो दवा हुई, कोविशील्ड वैक्सीन जो है, और उन्हीं की कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। यानी आप 2 साल पीछे जाइए, कोरोना के उस काल में भी नोट कमाने और नोट छापने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसके वो भी एक हैं और महान। इतने पैसे हो गए, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। कई लोगों ने तो वैक्सीन और वैक्सीन नहीं, वो सैनिटाइजर और मास्क लगा बेच के कितने कमा लिए। तो उसी दौर की बात कर रहे हैं हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी। तो ये लाइन मैनेजमेंट से ही बढ़ जाने वाला है, प्रतीक्षा न करें। राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की बड़ी सभा की कल ही जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ पेश कर देगा तो कल शाम को ही कोई नया शगुफा आ सकता है बाजार में। एक देश एक चुनाव की जहां तक बात है, प्रशांत जी ने उत्तर प्रदेश का कहा, हमारे राज्य को भी तो आपको भंग करना पड़ेगी विधानसभा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अभी जुमा 4 दिन में हुए चुनाव हुए, तो हमको क्यों चुनाव में दोबारा झोंक रहे हैं सर? कुल मिलाकर ये सिर्फ एक शगुफेबाजी है। सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के लिए कितने सारे संशोधन करना पड़ेंगे, जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना पड़ेंगे, तमाम सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब ये चुनाव होगा। और ये जो बहाना लोग बनाते हैं कि साहब वोटों की गिनती में बहुत समय लगता है, तो हमारा महादेश तो सांप और नेवले की लड़ाई देखने के लिए सड़कों पर घंटों खड़े रह सकता है, जादू देखने के लिए घंटों रुक सकता है। तो वोटों की गिनती के लिए 24 घंटे रुकने में कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अगर वीवीपैट का मिलान में 24 घंटे भी लग जाएंगे, 30 घंटे लग जाएंगे, तो कौन सी आफत आ जाएगी? राजीव जी, हम लोगों ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत में, हम लोगों को 3.5 दशक हो गए, हमने वो सारे चुनाव कवर किए हैं। हम घर से सुबह निकलते थे, लोकसभा चुनाव के बाद मतगणना के दिन ग्वालियर में फिजिकल कॉलेज में LNIP में गिनती होती थी, तीसरे दिन घर लौटते थे, वहीं दोनों टाइम खाना खाते थे, वहां से ऑफिस आकर खबर उस दिन 12 बजे तक की काउंटिंग की और सुबह फिर पहुंच गए 1 घंटे बाद मतगणना स्थल। तो क्या हो जाता था? लेकिन सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए यह सब किया जा रहा है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर आपने प्रश्न किया है, शायद इतिहास में यह पहला अवसर होगा कि चुनाव आयोग जैसी पवित्र संस्था, संवैधानिक संस्था, जिसके पास इस लोकतंत्र के सबसे बड़े महायज्ञ को संपन्न कराने की जिम्मेदारी है, वो खुद इतनी बुरी तरह से दूषित हो चुका है कि अब लोगों को उस पर भरोसा नहीं रहा। चुनाव आयोग जिस तरह से अब तक पिछले 9-10 सालों में सरकार और सरकार में बैठे लोगों के पक्ष में काम करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के बाद 100 मीटर के भीतर चुनाव चिन्ह दिखाते हैं। राजीव जी, गुजरात में 100 मीटर के अंदर रोड शो करते हैं मतदान के बाद,
कोई नहीं रोकता। एक क्षेत्र में मतदान होने के बाद अगला चरण जब हो रहा होता है तो उसके बगल के जिले में वे हाईवे का उद्घाटन कर रहे होते हैं या किसी ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे होते हैं और चुनाव आयोग को कुछ दिखाई नहीं देता। चुनाव आयोग को सारी गलतियां, सारी अनियमितताएं कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियों की ही दिखाई देती हैं। तो पहली बात, पहली जिम्मेदारी चुनाव आयोग को अपनी पवित्रता स्थापित करने की है। आज जिन दो महापुरुषों की नियुक्ति हुई है उनमें एक अधिकारी जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे हैं, उनके बारे में मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था कि वे अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं। तो ये भी अपने आप में एक पहेली होगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को ऐसे ईमानदार अधिकारी सचमुच में चाहिए क्या, वो भी चुनाव आयोग में चलते चुनाव के वक्त। तीसरी अंतिम बात, चुनाव की तारीखों के ऐलान में जो देरी हो रही है, जहां तक मुझे ध्यान है, मुझे करेक्ट कीजिएगा, पिछली बार 10 मार्च को घोषणा हो चुकी थी जी। अब आज गजट नोटिफिकेशन आज रात को होगा, क्योंकि गजट तो रात भर काम करता है, राजकीय मुद्रणालय आज उन दोनों के नाम पर जाएंगे गजट में। कल चुनाव आयोग बैठेगा, कितनी चीजों की समीक्षा करनी है प्रशांत जी ने अभी बताया। क्या ये देरी कुल मिलाकर सरकार के पक्ष में नहीं है कि जितनी और देरी होती जाएगी, देरी में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार हो सकते हैं जितने उद्घाटन, लोकार्पण वगैरह वगैरह कर लें, ये मोहलत नहीं दे रहा चुनाव आयोग उनको। क्या बिल्कुल ईवीएम को लेकर शकील साहब ने जो कहा वो सवाल तो अपनी जगह है, उसका उत्तर मुझे तो नहीं लगता इस चुनाव से पहले चुनाव आयोग देगा देश को। फिलहाल तो इस लोकसभा चुनाव में इन्हीं ईवीएम मशीनों और वो 5% रैंडम गिनती जो वीवीपैट की होनी है उसी में जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कालजयी फैसला चुनाव आयोग करेगा या सुप्रीम कोर्ट एन चुनाव के वक्त ऐसा कोई आदेश देगा कि नहीं भाई मत पत्र से चुनाव कराइए। मुझे ऐसा नहीं लगता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, चाहे आप ईवीएम से कराएं या बैलेट पेपर से कराएं, लेकिन जो भी मतदाता जाके अपना वोट देता है, जिसको भी देता है, जिस पार्टी के कैंडिडेट को देता है, उसके खाते में वो जाए। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। अभी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, मुझे जहां तक ध्यान है हम लोगों ने उस खबर को छापा भी था, दिखाया भी था कि एक कैंडिडेट, उसके परिवार के लोग जाकर के उसको तो वोट दिए ही होंगे, लेकिन वो वोट भी उनके खाते में नहीं गया। अगर किसी कैंडिडेट को अगर 1 या 2 वोट मिले, परिवार में 10-20 सदस्य हैं, 10-20 तो आपके दोस्त साथी हो जाते हैं, 1 या 2 वोट आए तो फिर क्या कह सकते हैं। हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर राहुल लाल जी का शायद वीडियो थोड़ा डाउन है या नेटवर्क डाउन है, उनके पास भी आता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी हो, और जो एक आशंका जाहिर की है यहां पर डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कि चुनाव होंगे ईवीएम से ही होंगे, वही 5% वाली प्रक्रिया से, लेकिन यहां उससे पहले जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, या उसके अलावा चुनाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, इन सबको ईवीएम का मामला जिसमें है, ये सब अगर हो तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग घिरा हुआ तो है। और जब आप घिरे हुए हैं तो कुछ ना कुछ एक डर, एक भय तो बना रहेगा आपके इर्द गिर्द, वो घूमता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? और जो एक बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि सोशल मीडिया के जरिए ही सुखबीर सिंह संधू के बारे में जो उन्होंने पढ़ा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बड़े ही ईमानदार आदमी हैं, तो वैसे ही ईमानदार आदमी अरुण गोयल भी थे, लेकिन अरुण गोयल नाराज होकर चले गए। पहले तो अपने आदमी थे, बाद में नाराज होकर चले गए। दोनों के बीच पटी नहीं राजीव कुमार और अरुण गोयल में, कहानी यही चल के छन के आई है। कितनी सच्चाई है पता नहीं। अशोक लवासा भी ऐसे ही नाराज होकर बताया गया कि चले गए, लेकिन पता नहीं उनको हटाया गया, भेजा गया, क्या अरुण गोयल को भी भेजा गया, और कल को अगर सुखबीर संधू उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उनको भी क्या भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी सवाल है चुनाव का, और चुनाव करवाने का, और उसके साथ साथ अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट में होना है। और ये इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को घेरा था
और 24 घंटे के अंदर वो सारी चीजें जो 4.5 महीने तक का समय मांग रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले, वो सारी चीजें 24 घंटे के अंदर आप सब दे देते हैं। अब यहां से क्या वैसे ही घेराबंदी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, या पारदर्शिता जो है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, चुनाव की प्रक्रिया में, इन सब को लेकर क्या वैसी घेरेबंदी हम देखेंगे चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि न्यायपालिका इस मामले में बहुत ज्यादा दखलंदाजी ये कहकर नहीं करेगी कि अंततः यह निर्णय जो है वो कार्यपालिका का है। उसे चुनाव कैसे कराना और किस तरीके से कराना, इस प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा अपना बहुत बड़ा से नहीं कहेगी। वो ये जरूर इंश्योर कराना चाहेगी कि आप जिस भी तरीके से चुनाव करा रहे हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। इसी की आशंका में देखिए, पहली बार जो राजीव कुमार जी ने वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बिना किसी भेदभाव के और सब बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि अब दुर्भाग्य ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई भी पत्रकार पूछने वाला नहीं था कि आखिर आप 9 महीने तक विपक्षी दलों को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो मिनिस्ट्री मीडिया की हालत क्या है, वहां ये सवाल जो है पूछा नहीं जा सकता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि टीएन शेषन के बाद जो है शायद राजीव कुमार जो है वो सबसे ज्यादा उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन एक तरह से शेषन का जो नाम आता था वो सकारात्मक कारणों से आता था और राजीव कुमार का जो नाम आ रहा है वो नकारात्मक। हालांकि ये भी बहुत बड़ी आयरनी है कि राजीव गांधी के बाद मैं पहला ऐसा दूसरा राजीव देख रहा हूँ कि जो नकारात्मक है, वरना तो ज्यादा राजीव नाम वाले जितने सारे सकारात्मक ही आपको आज तक मिलते आए हैं। राजीव जी, मैं आपको और थोड़ा ध्यान दिला दूं तो ध्यान दिला दूं, ये एक्सेप्शनली ऐसे राजीव हैं जो भयानक नकारात्मक है। लेकिन असली बात है कि क्या मोदी जी को इसका फर्क पड़ता है? देखिए, मोदी जी निश्चित रूप से इतने क्रूर किस्म के प्रशासक हैं, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसबीआई की फजीहत हो जाए, उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो है इलेक्शन कमीशन है वो बदनाम हो जाए, वो बहुत दुर्गति हो जाए। तो अब जो नए जो आयुक्तों को जो लाया गया है, देखिए अपने आप में लोकतांत्रिक जो अनैतिकता है किस प्रकार से उसको जो है मोदी जी और शाह साहब जो है धड़ल्ले से उसको वो लागू कर रहे हैं। कायदे से तो उन्हें रुकना चाहिए था। अगर उनमें थोड़ी भी एक तरह से हम कहें कि लोकतंत्र के प्रति आस्था होती, क्योंकि लोकतंत्र केवल नियमों से नहीं चलता, लोकतंत्र जो है परंपराओं से चलता है और नैतिक बल के आधार पर चलता है। उन्हें रुकना चाहिए था, कायदे से 1 दिन 2 दिन और रुकना चाहिए था। लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि मैं न्यायपालिका से मैं बड़ा हूं और न्यायपालिका चाहे जो निर्णय 15 को देती रहे, हम 14 तारीख को अपने हिसाब के 2 लोग जो हैं वो लाके रख सकते हैं और उनको हम पद दे सकते हैं। तो 2 आयुक्तों की उन्होंने नियुक्तियां कर दी। देखिए, जो अधीर रंजन साहब जो बता रहे थे, कितना बड़ा मजाक है कि आप विपक्षी दल के नेता के साथ और जो एक हाई लेवल की कमेटी है उसके वो सम्मानित सदस्य हैं, आप उसको मजाक के रूप में 212 सदस्यों के नाम रात को देते हैं कि आप 212 जो हैं इन नामों को आप देख लीजिए। मतलब ये अपने आप में वो मखौल उड़ा रहे हैं, वो बड़े धड़ल्ले से मजाक उड़ा रहे हैं। तो हम ये मान के चलें कि अब जो है विभाजन रेखा खींच गई है। वो विभाजन रेखा ये है कि देश की तमाम लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं वो एक तरफ हैं। केवल सौभाग्य है कि न्यायपालिका उन ताकतों के साथ खड़ा है, इस वक्त कम से कम नजर आ रहा है। कल क्या होगा हम नहीं जानते। और जितने तरह की गैर लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो दूसरी तरफ इकट्ठा हो रही हैं। चाहे हम राहुल गांधी के साथ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल हैं, आज प्रेस क्लब में जो बैठक हुई है, बहुत सारी सिविल सोसाइटीज हैं जो ईवीएम को लेके जो मोर्चे निकाल रहे हैं, ये सारे की सारी वो लोकतांत्रिक ताकतें हैं वो जो आमने सामने भिड़ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत का 18वां दिन जो है युद्ध का वो बहुत नजदीक आ रहा है। जो कुछ निर्णय होना है 15 तारीख के बाद से शुरू होगा और हमें ये देखना है कि 15, 16, 17, मतलब मेरा ऐसा ख्याल है कि 17, 18 तक निश्चित रूप से इसकी घोषणा हो जाएगी कि चुनाव कब होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेज में है। विभाजन रेखा खींच गई है। अब देखना यह है कि न्यायपालिका का निर्णय क्या आता है, उस पर सब कुछ उस पर निर्भर करेगा कि लोकतंत्र का चुनाव, इसका जो चुनाव है उसके बाद लोकतंत्र की स्थिति क्या होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग नहीं फंसा है राजीव जी, पूरा का पूरा लोकतंत्र ही फंसा दिया है मोदी ने। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि पूरा का पूरा देश लड़े और इस जो चुनाव है 2024 की लोकसभा का, उसमें इस तरीके के सारे प्रपंच लाए जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, CAA, ये सारी जो चीजें इसलिए लाई जा रही हैं ताकि लोगों को आप भ्रमित कीजिए और आप अपने हिसाब से चुनाव को
निपटा दीजिए। देखना यह है कि लोकतांत्रिक ताकतें जीतती हैं या उन्हें परेशानी होती है। राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो खबर है ये कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इन दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी ये लोग अब नियुक्त कर दिए गए हैं। ये दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो उत्तर प्रदेश केरल काडर के 1988 बैच के, केरल काडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं, और इन्होंने बहुत काम किया 370 से लेकर राम मंदिर तक में, तो उसका उनको एक, और दूसरी तरफ सुखबीर सिंह संधू उनका भी। तो ये दोनों अब दो कमिश्नर बना दिए गए हैं, चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो अब 3 हो गए, और कल से क्या कुछ होता है, क्योंकि कल ये अपना पदभार हो सकता है आज रात को पदभार ग्रहण कर लें, क्योंकि काम बहुत है और चुनाव की घोषणा करनी है। तो क्या 17 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी? सवाल बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि 17 तारीख को भी तो हेडलाइन मैनेज करना है, और इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है कि उस दिन चुनाव की घोषणा कर दें। राहुल लाल जी, कैसे देखा जाता है इन तमाम चीज़ों को? जरा संसदीय जो प्रणाली है उस तरफ भी चलना चाहेंगे, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन चुनाव आयोग जो लगातार घेरे में है, हमारे आपके आम जनता के सब लोग चुनाव आयोग की तरफ देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे तमाम साथी कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा काम इन्हीं के हाथों होता है, और यही अगर सवालों के घेरे में हो, इन्हीं के ऊपर अगर ट्रांसपेरेंसी की बात हो, उस पर प्रश्न चिन्ह हो, तो कहीं ना कहीं बातें तो निकलेंगी ना। पहले तो हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाते थे, हमारा चुनाव आयोग जो है दूसरे देश में जाता था चुनाव करवाने के लिए, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं चारों तरफ वही हाल है। क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, हमने दोनों पड़ोसी देशों को देख लिया, क्या रशिया, क्या चाइना, सब जगह देखिए वही हाल है। और यहां सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश, लगभग 100 करोड़ पॉपुलेशन जो है आज की तारीख में वोटर है, 90 करोड़ तो आधिकारिक तौर पे, और उसमें कुछ बढ़ गए हैं 8-1 करोड़। कैसे देखा जाए राहुल लाल जी? देखिए, जो मैं कहूंगा कि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने संविधान की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि अब इन्हें ये ज्यादा परवाह नहीं करते, लेकिन वो एक अतिरेक की स्थिति में पहुंच गए। जनता उस अतिरेक की स्थिति में नहीं पहुंची। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक तरह से भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है वो। और वो अगर मैं कहूं 1973 जो केशवानंद भारती केस है, वहां पर भी जो है उसको माना गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है, कभी हेडलाइन मैनेजमेंट की कहानी, कभी कुछ कभी कुछ। अब संक्षेप में मैं एक चीज चुनाव आयोग में आ रहा हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब आप सोच के देखिए कि ये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करनी थी, उसके ऊपर चर्चा ना हो सके, आज भी ये हेडलाइन मैनेजमेंट का ही हिस्सा था राजीव। क्योंकि जब तमाम जगह पे बीजेपी के लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आपको अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन में इतनी ज्यादा रुचि है आपको, जम्मू कश्मीर का चुनाव तो साथ में करा दीजिए। 31 सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने थे आपको, वहां पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में करा दीजिए। हरियाणा के मामले में, अरे अभी तो मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, विधानसभा भंग कर देते। 6 महीने बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप 6 महीने के लिए आप नए मुख्यमंत्री लेके आ जाते हैं। तो वो जो आपने कहा ना राजीव जी कि राष्ट्रीय पार्टियों में 2 पार्टियों का नाम है जो समर्थन कर रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, उसमें से भारतीय जनता पार्टी को भी हटा दीजिए राजीव जी। वो भी कहने के लिए समर्थन कर रही है, करने के लिए समर्थन वो भी नहीं कर रही है। हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए न्यूज लाना था, नहीं तो कम से कम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये सब कुछ ज्वलंत उदाहरण हो सकते थे। तब एक जो है कि राष्ट्रीय पार्टी बची उसके समर्थन के लिए। इसलिए उस मुद्दे को मैं भी यहीं पे छोड़ रहा हूं। अब आ रहा हूं चुनाव आयोग के मामले के ऊपर। देखिए, यह एक अति गंभीर मामला है, और गंभीर मामला इसलिए है कि सरकार जो है कि होता है ना कि आपको चेतावनी दिया जाए, लेकिन उस चेतावनी के बावजूद भी आपका रवैया वैसा ही हो। क्योंकि जब अरुण गोयल की नियुक्ति हो रही थी, तब भी आप 15 मई 2022 को वो पद खाली हुआ था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने सुनवाई शुरू कर दी और लगा सरकार को कि इलेक्शन कमीशन कुछ नया रूपरेखा लेके, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति को लेकर कुछ नए नियम कानून ला सकती है, तब सोचिए उसी बीच में उन्होंने आनंद फानंद में इस्तीफा दिलाते हैं और अगले दिन जो है कि उनकी नियुक्ति होती है। तो वो स्पीड वाली नियुक्ति, वही चीजें फिर से अभी दिखाई दी जब सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को यह मामला लंबित था। एक तरह से देखिए, जब पिछले दिन पिटीशन के लिए लाया गया था तो खुद जज महोदय ने कहा था कि उनके पास मैसेज आया है चीफ जस्टिस का कि शुक्रवार को इसको लिस्टेड किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा था कि 15 तारीख को ही जो है इस बारे में
बैठक होने वाली है स्पेशल, जहां पे नियुक्ति होने वाली है 2 लोगों की। लेकिन उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का वो इंतजार करे और इन्होंने नियुक्ति कर डाली। अब आप सोच के देखिए कि जो कानून बना हो, देखिए हम लोग लगातार संविधान को जब पढ़ते हैं, संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ की स्थिति होती है वो सामान्य कानून की स्थिति नहीं होती है राजीव जी। वो एक तरह से उनकी स्थिति आप मान लीजिए संविधान संशोधन वाले स्थिति में आ जाते हैं। आपने अचानक से उससे सीजीआई को बाहर का रास्ता निकाल दिया और उसमें से एक सबऑर्डिनेट मंत्री को लाके आपने बहुमत सीधे सीधे केंद्र सरकार के पक्ष में कर दिया। तो ये तो फिर कोई इसमें निष्पक्षता की बात उसी पॉइंट पे खत्म हो गई। वो हम लोगों ने देखा कि आखिर कैसे इतने सारे नाम आप देर रात में आप दे रहे हैं किसी को, कि आप सैकड़ों की संख्या में नाम दे रहे हैं, और वो नाम कैसे कोई व्यक्ति पढ़ेगा? आप या तो चाहते तो आप 6 लोगों का जो सर्च कमेटी में जिसके नाम आए थे, उन्हीं 6 लोगों को जो है कि बीजेपी जो है कि सीधे सीधे उनके नाम भेजती चौधरी जी के पास, जो है अधीर रंजन जी के पास। लेकिन अधीर रंजन जी ने वो मौका नहीं मिला। तो 10 मिनट पहले आप उन्हें नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई रिसर्च कैसे कर सकता है? तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनको लगा कि अरुण गोयल जो है वो तो उनके काम के नहीं रहे, वैसे स्थिति में उन्होंने जो है कि फिर से अपने 2 महत्वपूर्ण लोग ढूंढे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, अगर प्रधानमंत्री भी नियम तोड़े तो उनकी आंख में आंख डाल के सवाल पूछे उनसे कि आपसे कैसे जो है कि नियमों का हनन हो रहा है। लेकिन क्या ये दोनों चुनाव आयुक्त वैसे होंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मुझे याद है कि 2014 में चुनाव आचार संहिता लागू हुई थी 8 मार्च को, 2019 में लागू हुई 10 मार्च को, और आज सोच लीजिए कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि 17 मार्च को। यानी कितना ज्यादा आपने विलंब किया है। आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को किस तरह से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो सरकार का जो दावा है ना 370 वाला दावा, वो दावा पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। अगर हमको 370 के दावे पे विश्वास होता राजीव जी, तो बीजेपी के पास ये ऐतिहासिक मौका था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके एक कॉलेजियम बना दिया था, निष्पक्ष और तटस्थ कॉलेजियम था। वो कॉलेजियम निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता और फिर कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता कि आप चुनाव आयोग की संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी उस मामले पे, और बीजेपी भी कहना गलत चीज होगा, मोदी जी उस मामले को लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं। घटना तो देखिए, इनकी नियुक्ति के चूंकि इलेक्शन कमीशन का मामला भी जनता के बीच में, 2020 में इन्होंने सीवीसी की नियुक्ति की थी, और सीवीसी की नियुक्ति में तो इन्होंने सारे नियम कानून ऐसे तोड़े थे कि सर्च कमेटी ने जिन नामों को सुझाया था उन नामों को भी इन्होंने नहीं लिया था राजीव जी। सर्च कमेटी के एक मेंबर को भी लास्ट में जो उसी का नाम डाल दिया। तो ये तो यहाँ पे ये है कि पता नहीं नियम कानून किसी चीज का कोई महत्व है या नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये संवैधानिक संस्थाओं को कोई महत्व नहीं देता और उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है ये। आप अगर बीजेपी को अगर झटका लगा था इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले को लेके, आप मान लेते फैसला को सीधे सीधे बीजेपी मानती, लेकिन नहीं मानी। आपने स्टेट बैंक को फिर से वहां पे भेज दिया। क्यों भेज दिया? तो वो सब सवालों के दायरे में हमें लग रहा है कि जितना ही ज्यादा ये संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जनता के सामने में परसेप्शन खराब हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला इतना नहीं बिगड़ता राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट आदेश देती और सीधे मान लेते। सूचनाएं तो आएंगे ही आएंगी, वो छुपेंगे नहीं। लेकिन उसमें सरकार का रवैया दिख गया जनता के सामने में कि सरकार किस तरह से उस मामले में जो है कि छुपाने का प्रयास कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मामले में भी यही हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम केवल ये चीज कर दे कि वीवीपैट के जो 5% है उसको 50, 60, 70% कम से कम पर्चियों की गिनती को अनिवार्य बना दे, तो भी यह इलेक्शन काफी ज्यादा जो है फ्री एंड फेयर हो जाएगा। लेकिन सरकार की छवि खराब हुई है और सरकार के 370 के दावे पर जनता विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि आपको अगर इतना परपंच करके चुनाव जीतने की नौबत आ रही है तो ये 370 और 400 वाले लक्षण नहीं है, ये 150 सीट जीतने वाले लक्षण है राजीव जी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। शुरुआत में मैं यहां अपने प्रस्तावना में रख भी रहा था कि आखिर 370 सीटें किस दम पे भाजपा कह रही है, और क्या यहां एक ही दम है, वो है चुनाव आयोग। इसके अलावा कुछ और है क्या? और चुनाव आयोग का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए यहां एक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की बात होती है बार बार। चुनाव आयोग आखिर क्यों पारदर्शी तरीके से चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है? आखिर क्यों सवालों के घेरे में लगातार चुनाव आयोग रह रहा है? क्यों चुनाव आयोग के ऊपर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे इलेक्शन जो है वो पारदर्शी तरीके से नहीं, आप 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर पे जाकर वोटिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कितनी पारदर्शिता है? क्या सब कुछ वहां सही है? जो बैलेट पेपर्स हैं वो सब सही हैं क्या?
या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो चुनाव हो रहे हैं वो सब कुछ सही है, क्या वहां हेरफेर नहीं है? ये सारे सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। उम्मीद यही है कि ये जो दो नए आए हैं ये ईमानदार निकलें और ईमानदारी से चुनाव करवाएं। इस देश के लोकतंत्र की डिमांड भी यही है कि ईमानदारी से चुनाव हो, तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी मजबूत भी रहेगा। लेकिन आना चाहता हूं, एक दूसरी बात यहां रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज अजीत पवार, सुना होगा आप लोगों ने नाम, अजीत पवार जो हैं चाचा के भतीजे हैं, चाचा जो हैं वो आप जानते हैं कि शरद पवार हैं। शरद पवार से लड़ाई करके पार्टी भंग कर, पार्टी जो है अपने नाम करवा लिया और उसके बाद चाचा की फोटो लेके घूम रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, हर जगह अपनी तस्वीर के साथ साथ अपने चाचा यानी कि शरद पवार की तस्वीर भी लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने आज फटकार लगाई, कहा कि जब पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, आपकी पार्टी अलग है, तो अपने चाचा की फोटो यानी शरद पवार की फोटो क्यों लगा के घूम रहे हैं? तत्काल ये जितने भी फोटो लगाए हुए पोस्टर, बैनर, जितने भी होर्डिंग्स जितने भी हैं, सबको हटाइए। उसके लिए भी फटकार और तत्काल हटाने का आदेश हुआ है। और इतने फर्जीवाड़े, अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ जानकारी इस पे, क्योंकि बहुत ही रोचक है ये। मतलब आप अलग हो जाएंगे घर से लड़के और उसके बाद से, लेकिन आप हमारे पूजनीय हैं और आपके नाम पे ही आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दम है तो अपने नाम पे लड़ लो चुनाव। और यही उधर एनसीपी शरद पवार की तरफ से भी यही कहा गया है कि आप अपने दम पे लड़िए, अपनी फोटो लगा के लड़िए, मेरी फोटो लगा के क्यों घूम रहे हैं? तो महाराष्ट्र में अभी खेल बाकी है अमलेंदु जी। महाराष्ट्र में जबरदस्त खेल बाकी है। और आज तो जस्टिस सूर्यकांत जो इसकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने तो बड़े मतलब फटकारने के तौर पे कहा, उनके जो सीनियर वकील थे मनिंदर सिंह उपस्थित थे अजीत पवार की तरफ से, उनको फटकारने के नाज में कहा कि भाई जब आप अलग पार्टी आप बना चुके हैं और आपके पास आपकी पार्टी है, आप कह रहे हैं कि और आपका अपना दम है, तो अपने दम पे जाकर के आप चुनाव लड़िए। मतलब आप दूसरी पार्टी में कब्जा भी कर लेंगे और उसके बाद आप जो है उनका फोटो भी लेकर के घूमेंगे, तो ये कैसे? और सख्त आदेश दिया कि सोमवार तक ये सारे पोस्टर जो हैं ये हटने चाहिए। तो इसमें मनिंदर सिंह ने कहा कि साहब ये तो बहुत से लोगों ने पोस्टर लगाए, हम कहाँ हटवाएंगे? उनका कहीं नहीं, जो जहां भी रहेंगे सब हटवाइए, इसको सोमवार तक हटवाइए और हलफनामा दाखिल कीजिए। तो अब हलफनामा अजीत पवार की तरफ से दाखिल होगा सोमवार से पहले कि वो सारे फोटो हटाए जाएंगे। तो यानी कि एक तरीके से राजीव जी ये जो सब किया जा रहा है, जिस तरीके से पार्टियों पर कब्जे करने की जो रणनीति चली, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो सब कराया है, तो वो सब उल्टे पड़ने जा रहे हैं। यानी आप शरद पवार को कहेंगे कि ये 80 साल के हो गए हैं, कभी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं और उल्टी सीधी आप बातें भी करेंगे अपने चाचा के लिए, फिर आप जाकर के उनके नाम का ही इस्तेमाल भी करेंगे। तो ये सब घपलेबाजी अब नहीं चलेगी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचा तो वहां से बात सामने आ गई है, तो अजीत पवार को एक जबरदस्त तरीके से झटका लगा है। तो ये अब बहुत सी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगी राजीव, मुझे लगता है कि ये बहुत क्रूशियल समय जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो दल हैं, जो इस सब घपलों में सब शामिल हैं, उनको घपले ही कहा जाएगा इस तरीके के, उनके लिए बहुत क्रूशियल समय वाला है। और बहुत सी चीजें सुप्रीम कोर्ट से वो लगता है कि फटकार सब लगना शुरू हो जाएंगी। होता ही है राजीव जी कि जब कोई कमजोर पड़ने लगता है कहीं पे जाकर के, तो फिर वो कमजोरी फिर सामने दिखाई पड़ती है और फिर एक जगह कोई फच्चर लग जाती है, तो वो कमजोरी फिर चौड़ी जो है वो होती चली जाती है। तो मोदी सरकार की जो कमजोरियां हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं और वो कमजोरियां जो है वो दरार जो है वो बहुत चौड़ी खाई होती जा रही है। तो ये चीजें सब सामने आ रही हैं। खुद सरकार ये समझ रही है राजीव जी कि उसका लौटना जो है नामुमकिन है, अगर कि मशीनों का सहारा और चुनाव आयोग जो है वो अगर उसका सहयोग नहीं दे, तो ये समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। वरना आज जो नियुक्तियां जिस तरीके से की गई है चुनाव आयुक्तों की, वो इस तरीके से करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपने अधीर रंजन चौधरी को रात में 212 नाम दिए, तो 212 नाम देने की आवश्यकता क्या थी? भाई आपकी कमेटी ने जब कहा कि आप 9 मार्च को इस्तीफा देते हैं, वो अरुण गोयल साहब, और 9 मार्च को उनका इस्तीफा स्वीकार होता है। आप 11 तारीख को पहले बताते हैं कि 15 मार्च को बैठक होगी, फिर आप कहते हैं कि 14 मार्च को होगी। यानी कि 11 मार्च से लेकर के और 13 मार्च के बीच में 3 दिन का समय इस कमेटी को मिलता है, जिसने 212 नाम सॉर्ट आउट किए होंगे। तो ये 212 नाम किस आधार पर सॉर्ट आउट किए गए और 210 नाम खारिज किस आधार पर किए गए, जो 2 नाम लेकर के आए हैं? तो ये एक बड़ा सवाल इस सरकार के ऊपर उठता है। दूसरा ये राजीव जी कि अगर ठीक है आपने 2 नाम ले आए, तो इनके क्या गुण दोष थे, ये भी तक जो कुछ नहीं बताया गया। तो ये सारी चीजें आ रही है। कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, तो फिर ये जो है मामला उठेगा कि ये जिस नियुक्तियां जिस कानून के तहत हुई हैं, वो कानून ही जब अगर अवैध घोषित हो जाता है मान लीजिए, तो ये नियुक्तियां तो अपने आप अवैध घोषित हो जाएंगी।
क्योंकि वो आपके पास वो नहीं रहेगा कि उसको करने का। तो ये बजट बजट जो जारी हुए हैं, ये सब जो है इन पे रोक लग जाएगी कुल मिलाकर के। दूसरा राजीव जी, ये जो आधार पूनावाला का जो अभी बताया गया, आधार जी पूनावाला के जो है 2 मसले पर बताना चाहता हूँ, फिर आप जोड़ लीजिएगा कनेक्शन क्या है। आधार पूनावाला ने अप्रैल 2021 में बयान दिया था कि भारत में प्रभावशाली लोग उन्हें ताबड़तोड़ फोन कॉल कर रहे हैं और कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन तेज करने की मांग कर रहे हैं। ये बयान था अप्रैल 2021 के आखिर में। और 1 जुलाई 2021 को राजीव जी खबर आती है कि ब्राजील में कोवैक्सीन के बाद एस्ट्राजेनेका पर बवाल हो गया है और हर खुराक पर $1 रिश्वत का आरोप ब्राजील की मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया गया है। और वहां का जो अखबार है फोलाहा डी एस पाउलो, उसके अनुसार बोल्सोनारो सरकार ने इस वैक्सीन की प्रति खुराक पर $1 रिश्वत मांगी। ये वहां बवाल जो है वहां हुआ। बोल्सोनारो किसके मित्र आप समझ सकते हैं। तो ये कनेक्शंस जोड़े जा सकते हैं कि किसके दबाव रहे होंगे और किसने पैसा किस तरीके से कहां दिया होगा। अब ये वैक्सीन के लिए दबाव था या कि वो चंदा देने के लिए दबाव था, ये आधार पूनावाला साहब जाने और जिन्होंने उसकी खोजबीन की है रिटर्स को जाने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी चीजें बहुत मिक्स होती हुई। जी डॉक्टर साहब जोड़ना चाहते हैं कुछ? थोड़ा कंफर्म करिएगा, शायद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये जानकारियां आना शुरू हो गई हैं। इस बीच में जो रॉयटर्स ने पड़ताल की उसमें एक बहुत मजेदार मामला सामने आया है। फ्यूचर गेमिंग नाम की एक कंपनी है लॉटरी चलाने वाली, उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा था। ईडी ने 400 करोड़ करीब की संपत्तियां उसकी जब्त की थी। उसने इस प्रूडेंट ट्रस्ट को पैसा दिया जिसमें से बीजेपी को पैसा गया है। 500 करोड़ उसने 2021 में 2 बार दिए हैं। उसमें कितना बीजेपी के पास गया है वो भी इसमें आ जाएगा आंकड़ा। तो कुछ आंकड़े सामने आना शुरू हो गए। अभी ट्विटर पर कुछ एक लिस्ट देखने को आई है, इसको चर्चा अगर मिल जाएगी देखने को। आपको ये जानकारी दे दूं कि चुनाव आयोग की साइट अभी डाउन है तो मतलब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और साइट मैं भी खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो लगातार अभी खोल पाया हूं, अभी देख रहा हूं खुल गई है साइट। तो ये हैवी ट्रैफिक है चुनाव आयोग की साइट पे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं कि एक लॉटरी वाली कंपनी जो है वो 500 करोड़ रुपए का चंदा देते हुए, तो ये बहुत कुछ निकल के आएगा। और इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा, क्या शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड, और जहां से अब बैकफुट पर भाजपा है, ये माना जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बहुत सारी बातें हो गई और वो बातें होते होते आधार पूनावाला पे भी आ गई। तो आधार पूनावाला का जिक्र आया तो हम बता दें एक बड़ी जानकारी, और वो बात निकली है जी। लंदन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी अगर किसी हिंदुस्तानी ने खरीदी है तो आधार पूनावाला साहब ने खरीदी है। वो कितनी अरबों खरबों की है वो आप देख के बता सकते हैं, या हम अभी थोड़ी देर में देख के आपको बता देंगे। अभी याद नहीं है मगर कहीं लिखा होगा हमारे पास वो। तो वो जो वैक्सीन बनाने वाले जो पूनावाला साहब थे, जिन पर इतने सारे आरोप लग रहे थे और जिन्होंने कहा था कि मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं, वो बाकी लोगों की तरह जो कहते हैं कि ललित मोदी साहब चले गए और फलाने साहब चले गए, जाने कितने लोग चले गए, तो ये आधार पूनावाला साहब ने जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वहां खरीदी है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी जो आज तक किसी भारतीय ने लंदन में नहीं खरीदी, विला है वो पूरी पूरी, तो वो अब रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि आज आपने उनका बड़ा जिक्र कर दिया है। और जो हैवी ट्रैफिक की आप बात कर रहे थे कि चुनाव आयोग की साइट पे, हमें लग रहा है आधार पूनावाला की साइट पे भी बड़ा हैवी ट्रैफिक होने वाला है। तो खैर ये आधार पूनावाला साहब की बात हो गई। दूसरी बात हम एक ये जो कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट, ये तरीके, ये ऐसा करना वैसा करना, जिसे जगलरी कहते हैं, वो हमेशा चलती नहीं है। चाहे 17 तारीख को जब रैली होगी वहां बहुत बड़ी, ये चुनाव की घोषणा कर दे, तो किसी दिन ऐसा भी होगा, हो सकता है वो इसी 17 मार्च को हो जाए कि सारी ट्रिक्स जो है उल्टी पड़ जाएंगी। लोग ये सोचकर ज्यादा जाएंगे कि चुनाव की घोषणा हुई है, देखते हैं या राहुल या दूसरे जो इंडिया गठबंधन के लोग आए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं ना कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ने दवा ने काम किया। तो एक दिन
ऐसा आने वाला है। और ये जो आप कह रहे थे कि क्या 370 की बात करते हैं, 400 की बात करते हैं, है उनके पास कुछ, और वो क्या है उनके पास? वो यही ईवीएम है जिसके खिलाफ अब पूरे देश ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है जी। आज जब हम वहां गए, इसीलिए गए थे कि देखें, और हमें देख के थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा अच्छा भी लगा कि लोगों के पास इतनी डिटेल है, इतनी जानकारी है, इतना तथ्य है। अगर ये मीडिया इसको छापने लगे और टीवी वाले बताने लगे तो जनता उठ खड़ी होगी। ये आधार पूनावाला है, बस ऐसे ही संदर्भों में रेफरेंस में चल रहा था, तो एक तस्वीर आधार पूनावाला का मोदी जी के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर। हाँ, अभी अगर हम ढूंढे तो आपको उनकी विला की फोटो भी निकाल के दे सकते हैं। कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड का नाम खूब सुना होगा उस समय आप लोगों ने, और सबसे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन आए थे। कोवैक्सीन मिलता नहीं था, लेकिन कोविशील्ड जो है वो एक्सपोर्ट खूब हुए, और उसका जिक्र अभी हमारे साथी कह ही रहे थे। और इन तमाम ऐसे व्यापारियों के पैसे कितने बीजेपी को गए हैं, दूसरे दलों को भी गए हैं, वो सब कुछ आपके सामने थोड़े ही दिनों में हम सब रखेंगे आपके सामने। जी शकील अख्तर जी। जनाब, ये कहां आप बात को यहां से वहां ले गए, बातें फिर याद आ जाती हैं। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाले दोनों ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि तुम पानी बना रहे हो और तुम पानी बना रहे हो। और आज की तारीख में जो इतने हार्ट अटैक के मामले आ रहे हैं, जो जवान लोग मर रहे हैं, सरकार इसके बारे में कोई जांच करवाने को तैयार नहीं है। ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आदमी खेलते हुए, आदमी शादी में डांस करते हुए, आदमी पढ़ते हुए, कोई काम करते हुए अचानक कोलैप्स हो रहा है, और डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लेकिन दबे छुपे स्वरों में। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है, यही सारी चीजें कोरिलेटेड हैं कि किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कह सके कि ये क्या हो रहा है। हर चीज के लिए दोषी कौन है? जनता। अगर चाइनीज जो मांझा है वो आपका गला काट ले, तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए थे, लिखा गया था कि लोग गले में कपड़ा बांध के निकले, बाइक चलाने वाले कपड़ा बांध के निकले। चाइनीज मांझे को आप बैन नहीं कर रहे हैं, लोग गले में कपड़ा बांध के निकले। तो आज समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अब इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। जो हमने कहा था कि ये किसी दिन अचानक से सब कुछ, इनकी जो ट्रिक्स है, जो तदबीरें हैं, जो जगलरी है, वो सब उल्टी पड़ जाएंगी। बाजी जो है हिंदुस्तान में, राजनीति की बाजी खासतौर से अचानक पलटती है। और इस वक्त जो है देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी बन गया है। चाहे कोई हेडलाइन मैनेजमेंट कर ले, आप कहीं किसी से बात कर ले, हम लोगों से बात करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हर जगह जाते हैं, मेट्रो में, बस में, सब जगह। हर लड़का आज, अभी तक उसको छुपाए हुए थे, अभी वो क्या करते थे कि राम मंदिर के नाम पे, अभी सीएए के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, जैसा आप जिक्र कर रहे थे राष्ट्रवाद के नाम पे। लेकिन अब लोगों के दिमाग से वो नशे उतरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ओवर एज हो रहे हैं वो। अभी तक सोचते थे आज नहीं मिल जाएगी नौकरी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। लेकिन एक वो ओवर एज हो रहे हैं, और दूसरे राहुल ने जब कहा कि 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, सरकार आते ही वो 30 लाख सरकारी नौकरियों पे नियुक्ति दे दी जाएगी, इसने बहुत बड़ी बाजी पलट दी है जी। अभी उन्होंने महिलाओं का, आप सुना रहे थे, कहा 1 लाख रुपए सालाना जमा करूंगा। किसानों के बारे में एमएसपी का कानून बनेगा। आज किसान जो है वहां रामलीला मैदान में, आप देखो कि वो मतलब क्या बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे क्या हमने ऐसा कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है कि हम सड़क के ऊपर, हम रामलीला मैदान में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसी बात, थोड़ी सी बहुत प्रसंग बदल जाता है, लेकिन बताना बड़ा जरूरी होता है। इसी रामलीला मैदान से जयप्रकाश नारायण ने जो आह्वान किया था, और इंदिरा गांधी को जिसके बाद इमरजेंसी लगाना पड़ी थी, बहुत इमरजेंसी की आलोचना करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जयप्रकाश नारायण ने इस रामलीला मैदान से क्या कहा था। इंदिरा गांधी ने कोई पानी नहीं डलवाया था, उन्होंने सेना से कहा था, देश की आर्मी से कहा था। किसी विपक्ष ने कभी नहीं कहा कि तुम सरकार का हुक्म मानने से इनकार कर दो। कैसे लगी थी इमरजेंसी? इमरजेंसी इसलिए लगाना पड़ी थी कि भारतीय सेना से अगर कोई नेता ये कहे, पुलिस से नहीं, अन्य सुरक्षा वालों से नहीं, आर्मी
आर्मी सरकार का हुक्म मानने से इनकार कर दे। खैर, तो इस रामलीला मैदान में कई मीटिंगें हुई हैं, कई प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन वहां पे इन्होंने सीवर का जो गंदा पानी होता है, दिल्ली में शायद बाहर के लोग नहीं जानते होंगे, दिल्ली में जानते होंगे कि वो पानी कितना बदबूदार, कितना गंदा होता है। जहां वो निकलने लगता है तो लोग उसके आसपास खड़े नहीं हो सकते। तो किसानों के साथ आप ये बर्ताव कर रहे हैं, तो ये बाजी जो है किसी भी दिन पलट सकती है। और जो 300 और 350 और 400 की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो सारा का सारा ईवीएम पे भरोसा कर रहे हैं कि ईवीएम हमको जिताएगी। लेकिन अगर सरकार कितना ही कहे और विपक्ष में अगर दम है, जैसा कि आज दिग्विजय सिंह ने बहुत जोर देकर कहा और महमूद प्राचा ने कहा कि खबरदार, जिसने भी किया वो बचेगा नहीं। ये बात सारे विपक्ष के नेताओं को कहना चाहिए, बहुत जोर देकर कहना चाहिए कि तुम लोग किसी के कहने में आके गलती मत करना, क्योंकि सजा तुमको भुगतना पड़ेगी, जेलों में तुम सड़ोगे, कोई और नहीं जाएगा। जिसके हाथ से ईवीएम मशीन में काम होगा, जो भी आदमी करे, आदमी करता है, आदेश कोई भी दे सकता है, लेकिन जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा, जो कमांड देगा, वो आदमी देगा। वो आदमी अगर अपने हाथ खींच लेगा कि नहीं भाई, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं जेलों में नहीं जाना चाहता, तो ये ईवीएम फिर वही बताएगी जो जनता उसमें वोट डालेगी, और आप देखेंगे कि फिर कहानी कुछ और होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ जोड़ रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। ईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड हो गई ये लिस्ट पूरी, ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो गया उसका जी। अब आप ईसीआई की वेबसाइट खोलकर देख सकते हैं, सारी वेबसाइट लिस्ट आ गई है। लेकिन वो जो प्रेस रिलीज है, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए, और उसमें लिंक भी है। कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ लोग खोल पा रहे हैं, कुछ नहीं। आपने हमारे पास हालांकि वो लिंक है, और वो लगभग 450 पन्ने, जिसमें किस पार्टी को कितने डोनेशन गए हैं वो सबके साथ 485 पन्नों की पहली सूची जो है वो जारी हो गई है इलेक्टोरल बॉन्ड की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ये आप देखिए, ये अभी ये प्रेस रिलीज है, जिसमें एक लिंक है www.blue में आप देख रहे होंगे बीच में दूसरे पैराग्राफ के नीचे, जिसमें वो लिखा हुआ है कि eci.gov.in और /candidate -political पार्टी, ये जो है। और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो तमाम किसको कितने चंदे गए हैं, हम कोशिश करेंगे कि पहली लिस्ट जो है वो भी स्क्रीन पे ले आए जल्दी से। वो पहली लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि किस पार्टी को कितने, लेकिन किसने, ये तो पार्टी वाइज है, अब किसने दिया है वो भी थोड़ी देर में या कल तक, क्योंकि अब ये काम ऑलरेडी एक पेज बनाकर और यहीं से एक दूसरी दिशा में इस चुनाव को जाते हुए हम देख रहे हैं। जो चर्चा और हम बार बार इलेक्ट्रोल, ये देखिए, ये लिस्ट आ गई आपके स्क्रीन पे, ये 2019 से 2024 तक की एक लिस्ट अभी सामने आई है। ये पूरा स्क्रॉल कर सकते हैं तो कर दीजिए। और बहुत ही ये जो है ये एक अलग लिस्ट ऐसी जो है, अलग अलग दलों के AIDM के से अल्फाबेटिकली ये रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के भी कितने पैसे गए, किसका अभी पार्टी और उसको कितने चंदे गए हैं वो है। लेकिन उसके बाद काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उधर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कसी SBI की, SBI ने डेटा मुहैया कराए इनको, और ये आज से कल शाम तक इनको करना है पूरा। आज से इन्होंने एक प्रेस रिलीज के जरिए लिंक पेज बना करके और दे दिया है। ये आपसे हम बता रहे हैं, इसलिए ये बात यहां बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जिस दिशा में जा रहा है उसमें इस देश में कहीं ना कहीं एक गड़बड़ घोटाले की बू जो आ रही थी वो उजागर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा योगदान कह सकते हैं। इस लोकतंत्र को कहीं ना कहीं बचाने में वो हमेशा याद रखा जाएगा। आना चाहता हूं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी के पास में। प्रशांत जी, जरा समझूं आपसे, 2-3 चीजें सामने हैं चुनाव को लेकर, और जो हम बार बार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फंसा दिया है और वो यहां दिख रहा है। आपको हर मोर्चे पे अभी अपने आप को डिफेंड करना है, आपको चुनाव भी करवाना है, सिर पे चुनाव है, आपको ईवीएम के मोर्चे पे भी खुद को बचाव करना है, और आपको यहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी तमाम जानकारियां मुहैया करानी है आम जनता तक। यह नहीं कि आप बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामे के साथ जमा कर दिए, वो नहीं। यहां सब कुछ देना है पब्लिकली और पब्लिक को सेटिस्फाई करना है।
कितना टफ टास्क है यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, प्रशांत टंडन जी? 1 मिनट राजीव जी, केवल मैं वो जो लिस्ट है जो अभी अभी अपलोड हुई है उसको देखिए कि उसमें नाम किसके किसके अभी आ रहे हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल एक नाम आ रहा है, उसके बाद आप देखिए कि और वो सीरीज है, कई बार उन्होंने बॉन्ड खरीदे हैं, 1-1 करोड़ के बॉन्ड, और वो कई ऐसे ही भारतीय एयरटेल के नाम से भी आ रहा है, बजाज फाइनेंस के नाम से आ रहा है, कई सारे एबीसी इंडिया लिमिटेड है जी, वेदांता के नाम से है। तो ये सारे नाम अब धीमे धीमे आ रहे हैं, लेकिन अभी ये पहली लिस्ट है, मुथूट फाइनेंस का नाम आ रहा है उसमें। अब उसमें कुछ ऐसे नाम आएंगे जिसमें कि जो माना जाए कि वो शेल कंपनियां या कुछ इंडिविजुअल हैं। अब कोई विनय अग्रवाल के नाम से है, वो विनय अग्रवाल साहब ने 1-1 लाख रुपए के कई सारे बॉन्ड खरीदे हैं। वो किसके लिए खरीदे हैं, किस पार्टी के लिए खरीदे हैं, किस पार्टी ने उनको इनकैश कराया है। सन फार्मा के नाम से आ रहा है। तो बहुत सारे नाम अब आना शुरू हो गए हैं जो, और उसमें एक बड़ा मज़ेदार नाम एक जो दिखाई दिया, हालांकि वो इजरायली कंपनी का तो नहीं है, लेकिन वो पेगासस के नाम से कंपनी है, तो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पेगासस के नाम से है। तो ये भी एक उसमें रोचक चीज़ें अभी आ रही। लेकिन अभी ये लिस्ट केवल ये है कि इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं जी, इनको इनकैश किसने कराया है ये नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि सीरीज नंबर नहीं आया अभी, सिर्फ तो सीरीज नंबर से तो अब वो केवल और केवल ये होगा कि है, लेकिन ये मिलान इनकैश की हमारे पास है प्रशांत जी, लेकिन वो मिलान करना बाकी है। और मजेदार तथ्य है कि यहां कहीं अडानी नाम नहीं आ रहा है। अभी तक जो लिस्ट है अदानी नाम नहीं है, लेकिन कई प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, कई जैसे वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसफर कंपनी है, ट्रांसमिशन कंपनी, और फिर ऐसी वेस्टवेल गैसेस प्राइवेट। मैं उल्टा भी देख रहा हूं, बहुत है। फ्यूचर गेमिंग जो कह रहे थे अभी, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज PR, फ्यूचर गेमिंग एंड ये इसको देखिए आप, गैलेक्सी है। तो बहुत सारे दोस्तों, हो सकता है ये पूरी जो लिस्ट है हम आप तक पहुंचाएंगे, 100% वादा रहा पहुंचाएंगे। लेकिन मजेदार है इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी जोड़ रहे हैं कुछ, लेकिन एक चीज अपील जरूर अपने साथियों को कर दूं कि यहां पे ये जो है बहुत मजेदार है। पूरी लिस्ट धीरे धीरे आएगी, और जो लिस्ट मुहैया कराई है SBI ने, वो लिस्ट अब सब धीरे धीरे सामने, कल शाम तक पूरा, और हलफनामा वहां देना है ECI को भी कि हमने सब कुछ ऑलरेडी जमा कर दिया है, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। यानी अगर आप इसको गौर से, जो साथी इन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए भी, या नहीं लेते हैं उनके लिए भी यहां जरूरी है कि आप जानिए कि किन किन लोगों ने चुनावी चंदे दिए, और इन्होंने जो बॉन्ड खरीदे हैं, अब ये बॉन्ड भुनाए जिन्होंने हैं उसके नाम तो हैं, लेकिन किस कंपनी के कितने हैं ये यहां देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, जोड़ रहे थे आप? कुछ नाम जोड़ना चाह रहा था, मेरे पास भी अभी कोई लिस्ट आई है। DLF 250 करोड़ रुपए, संजीव गोयन का 450, फ्यूचर गेमिंग 500, फ्यूचर गेमिंग 500, एयरटेल 150 करोड़, आर्सेलर मित्तल जिसका प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे, ये वही लक्ष्मी निवास मित्तल की है। फिर आर्सेलर मित्तल 200 करोड़, पहले 500 फिर 200, SR ग्रुप 500 करोड़, आर्सेलर मित्तल 2022 में फिर 500 करोड़, अदार पूनावाला 502 करोड़, एयरटेल 250 करोड़, GMR ग्रुप 200 करोड़। ये 4502 करोड़ का आंकड़ा है कुल, और ये पूरा आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, जो मेरे पास अभी सूचना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरी लिस्ट जो है उसमें किस किस पार्टी ने कितने भुनाए हैं ये भी है, ये लिस्ट भी आ चुकी है, और उसमें AIADMK से लेकर भारतीय जनता पार्टी, अब भाजपा की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये जो आप देखिए, ये लिस्ट हम रख रहे हैं, छोटा है, इसको अगर चाहें थोड़ा अगर जूम इन कर सकते हैं तो लंबी चौड़ी लिस्ट है। एक फिर भारत राष्ट्र BRS की भी लिस्ट है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत लंबी लिस्ट है, चंदा ही चंदा है भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। ये देखिए, ये जरा आगे स्क्रॉल करते चलिए, 2019 से लेकर 1-1 करोड़ के, 10-10 करोड़ के हैं यहाँ
पूरा ये देखते चलिए, ऊपर बढ़ाइए धीरे, 2019, फिर प्रेसिडेंट, ये भर्ती, ये पेज वाइज पेज हम पलट रहे हैं, वो आधा आपको दिख रहा है क्योंकि जूम किया हुआ है, लेकिन आप पेज पे पेज देखते चलिए और आप देखेंगे कि पूरा डीएमके पार्टी ये फिर है, फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के और भी हैं, हर साल के हिसाब से अलग अलग हैं। तो ये सब कुछ कहाँ कितने रुपए के बॉन्ड भुनाए गए, ये सब यहाँ पे आप लोगों तक है और इसी की चर्चा दोस्तों हम कर रहे थे लगातार। और ये एक मज़ेदार तथ्य इसलिए होगा क्योंकि हमको आपको ये पता चलेगा कि किस पार्टी ने कितने चंदे किस कंपनी से लिए हैं, ये धीरे धीरे पता चल जाएगा, सब बिल्कुल पता चल जाएगा। और यहाँ पर फ्यूचर गेमिंग और कुछ और जैसे ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को कैसे, शकील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि और ये सारे पैसे जब्त नहीं होंगे, कांग्रेस के सारे अकाउंट के पैसे जो हैं वो अभी बैन कर दिए गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हमारे 4 अकाउंट थे, चारों के चारों बंद कर दिए गए हैं, चुनाव आ गए हैं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। और ये जो पैसा है जो आप बता रहे हैं, इतने हजारों करोड़ कितना आ रहा है, ये हिसाब लगाना भी अभी मुश्किल है। और ये पैसे अभी पहुंच गए हैं, कोई ऐसा आदेश नहीं आ रहा है, ना कोई ऐसा आदेश आने वाला है कि ये सारे पैसे, ये सारे अकाउंट जो है बैन कर दिए जाते हैं। अगर कांग्रेस के अकाउंट बैन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एमपी ने उसमें पैसा दिया था, उनके विधायक ने पैसा दिया था, उनके कार्यकर्ता ने पैसा दिया था, किसी पूंजीपति का पैसा नहीं था, वो उनका पैसा था। वो पैसे बैन कर दिए गए हैं कांग्रेस के, अपने एमएलए तनख्वाह में से, एमपी की तनख्वाह में से। और ये पैसा जो बड़े बड़े पूंजीपतियों ने दिया है और जिसके बदले बड़े बड़े बंदरगाह लिए हैं, हवाई अड्डे लिए हैं, रेलवे स्टेशन लिए हैं, वो पैसे बैन नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस के अकाउंट बैन हो रहे हैं। बस यही कहना चाहते थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लिस्ट आ रही है दोस्तों, और इस लिस्ट में कांग्रेस के अकाउंट एक तरफ जैसे बता रहे हैं कि अभी जो चंदे लिए, क्राउड फंडिंग थी, उस क्राउड फंडिंग के जो अकाउंट जितने भी हैं उन सबको लगभग 250 करोड़ रुपए के अकाउंट को बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। पैसे नहीं है कांग्रेस के पास कि अपने स्टाफ की सैलरी भी बांटे और जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों तक लोगों को भेज पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये चंदे की रसीद जो आ रही है, जो लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को आप लोग लगातार देख रहे हैं, पूरी लिस्ट हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, एक एक हमारे साथी आप लोग देखिए जरूर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस लिस्ट के जरिए आपको हमको पता चलेगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने चंदे दिए। हम यही यहां जानना भी चाहते थे कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितने चंदे दिए। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी राजीव जी, सिर्फ ये है कि कल हम लोग दर्शकों से वादा भी कर सकते हैं कि कल दिन में या शाम को न्यूज़ पॉइंट में हम ये जो चंदे दिए गए, किस तारीख को दिए गए, किस पार्टी को दिए गए, नियमों में क्या परिवर्तन हुए, नीतियां कौन सी नई लाई गई, किसको किसके ठेके मिले, हम इन तारीख से मिलान करके कुछ इंफॉर्मेशन जरूर कल तक ले आएंगे। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात राजीव जी कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा इलेक्शन कमीशन वो करेगा। कल की हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें राजीव जी रखना चाहता हूं, एक आध 2 चीजें इलेक्शन कमीशन को करना क्या है। प्लीज। एक राजीव जी की लेवल प्ले फील्ड कैसे हो, जो बात शकील जी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन 24 है कि अगर कोताही कोई बढ़ता है, कोई बेईमानी करता है इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसको सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करे कि ऐसे लोग जिनका पार्टीजन व्यू रहता है, चुनाव में संलिग्ध जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर तुरंत केस दायर हो, तुरंत एक्शन हो। एक बात। दूसरी बात कि लेवल प्ले फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो मीडिया का है। दूरदर्शन के ऊपर तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है कि सारी अपोजिशन पार्टी को या सरकारी पार्टियों को, सभी पार्टियों को बराबर का टाइम अलॉट होता है। ये टाइम का अलॉटमेंट प्राइवेट टीवी चैनल के ऊपर भी आना चाहिए कि अगर आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली 3 घंटा दिखा रहे हैं
तो 3 घंटा बाकी विपक्षी दलों की भी दिखाई है। जी जी बिल्कुल। नफरत, झूठ, इस जो फेक न्यूज है और नफरत के हेट स्पीच है, उस पे काम होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन निगाह होनी चाहिए। और एजेंसियों पे, विदेशी एजेंसियों का एक रोल रहा है। इसी न्यूज पॉइंट में राजीव जी हम लोगों ने चर्चा की थी एक इजराइल की कंपनी की टीम जॉर्ज की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अजीत डोवल साहब इजराइल में हैं, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, वो एक डिप्लोमेटिक यात्रा में है, लेकिन पेगासस का एक रोल रहा है। एक जो टीम जॉर्ज है जिसने कन्फेस किया था, माना था इस बात को रिपोर्टरों के सामने कि इजराइल की कंपनी ने कि उसने 30 देशों के चुनाव को मैनिपुलेट किया है, जिसमें भारत भी एक है। और एक आखिरी बात कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, फेसबुक की 2 डेटा साइंटिस्ट निकली हैं, फ्रांसिस हेगन और सोफी जैंग। उन लोगों ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में फेसबुक ने मैनिपुलेशन किया था 2019 में जी। डेटा के साथ उन्होंने इस बात के गंभीर आरोप लगाए थे। इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, मीडिया है, ये पार्टीजन व्यू ना रखे। बाकी जो चीजें हमने कही है वही है। तो अब कल से निगाहें या अभी रात से ही निगाहें जो है चंदे पे, किसने किसको कितना दिया, किसने बुलाया, और इस बीच नीतियां क्या बदली, ठेके क्या मिले, अब ये सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और भी देखना होगा कि क्या ये पूरी लिस्ट है, जो लिस्ट कल तक आती है, क्या ये पूरी लिस्ट है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। राहुल लाल जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? राजीव जी, आप बड़ा गंभीर चीज की तरफ कह रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनके ऊपर काफी कठोर जो है कि संकेत दिया है, तो उन्हें अगर लिस्ट अभी पूरी नहीं है तो कल तक तो उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। और देखिए जो तथ्य आ रहे हैं, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके। उस मामले पर एक चीज मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दरमियान में भी कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा धंधा 15 फरवरी वाले दिन जब वो निर्णय आया था, तो उसके पहले जब सुनवाई हो रही थी, उस आदेश में भी है सुप्रीम कोर्ट का कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड को कुछ कंपनियों के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। यानी सारा चंदा अगर एक पार्टी विशेष के पास आ रहा है, दूसरे के पास नहीं आ रहा है, तो फिर जनता तक हर कोई लेवल प्लेइंग तो खत्म ही हो चुका है। तो यहां से हम लोग जो देखेंगे आज के समय से कि बहुत बड़े बड़े हमें लग रहा है भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे। आपको देखिए फ्यूचर गेमिंग कंपनी के बारे में जो बात हम लोग कर रहे थे, उसके ऊपर ईडी की छापामारी हुई थी। तो अब वो देखना पड़ेगा कि ईडी की छापामारी पहले हुई या फिर उन्होंने जो है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो है उसके बाद जो है कि चंदा दिया बीजेपी को। यहां भी सूचनाएं आ रही है, महादेव है उसकी सेल कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया। जब छत्तीसगढ़ का चुनाव था राजीव जी, तो महादेव ऐप को लेकर कितने गंभीर किस्म के आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाए गए थे। अब वो महादेव ऐप फिर से जो है यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड के सीन में भी नजर आता हुआ दिख रहा है। तो एक तरह से तमाम खुलासे होंगे और इसे बहुत सावधानी के साथ देखना पड़ेगा हम लोगों को कि उन घटनाओं के बाद जब कंपनियों ने चंदे नहीं दिए हैं, उसके पहले उनका क्या रुख था। और देखिए जब भी कोई बड़ी कंपनियां होंगी वो सीधे अपने नाम से नहीं आएंगी। सेल कंपनियां होंगी, हम लोग उसको दर्शक समझ लो उसे प्याज के छिलके की तरह कि आप एक सेल कंपनी ए है जो कि बी के कन्वर्ट रूप हो जाएगी, बी जो है तो वो बाद में सी के रूप में उसका नाम कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो डी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतने सारे चोले ओढ़े हुए होंगे, उसके भीतर छुपा हुआ होगा कि वो ओरिजिनल किसका फंड है राजीव जी। तो ये तमाम तरह की चीजें अभी चलेंगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि जो इलेक्शन है इस समय वो बीजेपी इसमें काफी बुरी तरह से फंसी है। चुनाव के मुहाने पे बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि इस तरह से कोई पेंडोरा बॉक्स खुले जिसमें कि उसकी छवि बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाए। और वो छवि में बुरी तरह से नष्ट होते हुए देख रहा हूं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे पिछले 2 सालों से कि अडानी को लेकर वो जितने ज्यादा आक्रामक थे, तमाम पूंजीपतियों के साथ इस सरकार को जिस तरह से जोड़ा जा रहा था, अभी तो इसके प्रथम दृष्टि हम लोग देख रहे हैं, वहीं से राहुल गांधी के तमाम आरोप जो है वो साबित होते हुए दिख रहे हैं कि ये सरकार क्यों जो है कि पूंजीपतियों को तमाम हवाई अड्डे दे रहे हैं और शकील अख्तर साहब कितना सही चीज कर रहे हैं। किसानों के लिए जो है कि वो दुर्गंध का इंतजाम किया जा रहा है, तो वो उसके क्या कारण है वो भी समझ में आ रहा है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरी तो निगाहें बिल्कुल उसी पे टिक गई हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितने एक दिन में 50
अलग अलग करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। अभी वो लिस्ट वही देख रहा हूं मैं, सन फर्मा या ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। और इन सबको आप देखें तो इन कंपनियों ने एक एक दिन में कितने कितने करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए। वो लिस्ट सन फर्मा ऐसे कई सारी अलग अलग एबीसी चले जा तो XYZ तक और सारे नाम आ रहे हैं। तो अभी बहुत सारे नाम आना बाकी है और फिर उसके बाद मिलान की बात आती है और फिर बात यह आती है कि उस दौरान हो क्या रहा था। तो बहुत कुछ है खबरें में, आने वाले समय में हम आप तक उन तमाम चीजों को पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ भी अगर एक्स्ट्रा हुआ तो ब्रेकिंग लेके हमेशा की तरह आ ही जाते हैं, हम लेके आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत समय भी आप लोगों का ले लिया और खबरें ऐसी आ रही थी इसलिए आप लोगों का समय थोड़ा लेना पड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, बहुत शुक्रिया शकील अख्तर जी।